नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जैसे कि जानकारी हो चुकी होगी कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए यहाँ पर सीजी सेट और यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है दोस्तों, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, उसकी निःशुल्क क्लासेस दी जा रही हैं। इस सेशन में, इस कोर्सेस में या इस सीरीज में आप बोल सकते हैं, आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पेपर 1 की। पेपर 1 आप सभी को पता है वो आपका सभी के लिए सामान्य रहता है ना। जो भी आपका सब्जेक्टिव वाले होंगे, चाहे एमएससी वाले मैथ्स वाले हो, केमिस्ट्री वाले हो, सोशियोलॉजी वाले हो, सबको पेपर 1 देना होगा सीजी सेट के लिए और नेट के लिए भी। ठीक है, तो ये पेपर है दोस्तों 50 नंबर का, 50 प्रश्न रहेंगे इसमें और 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये सबके लिए कंपलसरी है और ये एक प्रकार का जनरल एप्टीट्यूड पेपर है दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। तो इसमें आपके 10 यूनिट्स दिए हुए हैं सिलेबस में। आपका जो सिलेबस है आपको पता होगा, देख लिया होगा आपने, नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा दोस्तों, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सिलेबस में आपके कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं और इस 10 यूनिट्स में हमने टारगेट लेके चला है कि हर यूनिट्स को 6 to 7 डेज में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पर एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, सीजी सेट या अदर स्टेट के जो सेट होता है या आपका नेट में जो हुआ है अभी तक का, वो सभी को हम लोग यहाँ पे कराने का आपको प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, उसे भी हम लोग यहाँ पर कराते चल रहे हैं दोस्तों। आप क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लास 1 में आपको थ्योरी की क्लासेस भी दी गई है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो आपका पहला यूनिट है, जिसको इकाई 1 के नाम से बताया गया है, यूनिट 1, ठीक है, उसका थ्योरी क्लास दिया गया है और उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर आज ये आपका एमसीक्यू सेशन करा रहे हैं। ठीक है, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 5 जो है, ये सभी और एक क्लास और आएगा दोस्तों, जिसमें आपका कंप्लीटली यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो आपके कंटेंट्स, जो आपका जो सिलेबस में अगर कोई सा पॉइंट छूट चुका है तो उसको मैं थ्योरी नहीं तो एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क क्लासेस से आप लोगों के लिए कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे निःशुल्क में प्रोवाइड करा रहा हूँ। बात करेंगे, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आपका जो पीडीएफ नोट्स है उसको किस प्रकार से बाय करें। तो पीडीएफ नोट की आपकी प्राइस तो पहले बता देता हूँ, 399 है। ठीक है, और ये आपका ओनली 31 जुलाई तक का इसका 399 आपका प्राइस रखा गया है। तो जो लोग भी बाय करना चाहते हैं अभी कर लें दोस्तों, इसके बाद जो है प्राइस थोड़ा हाइक करेगा, 499 कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर एडिटर्स लोग हैं जो पीडीएफ क्रिएट करते हैं, टाइप करते हैं, जो कंटेंट तैयार करते हैं, उनको ये प्राइसेस उनको सैलरी देना पड़ता है ना। तो ये सभी चीज़ों के लिए मात्र आपको एक मोबाइल के रिचार्ज के प्लान पर ही 399 रुपये लिया जा रहा है पीडीएफ नोट्स को लेने के लिए। ठीक है, पीडीएफ नोट्स में आपके पूरे क्लासेस में जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो सभी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, थ्योरी और एमसीक्यू का दोनों का पीडीएफ रहेगा और हमारे द्वारा आपके लिए 1 लाइनर भी तैयार किया जा रहा है दोस्तों, 1 लाइनर, जो कि आपके परीक्षा के सिलेबस के अनुसार, ताकि आपको रिवीजन करने में और सहूलियत हो जाए। एक तो आपके पास पीडीएफ रहेगा, नोट्स रहेगा, यदि आप प्रिंट आउट करा लेते हैं उसको या आप नहीं भी कराते हैं तो आप क्या है उसे सरसरी तौर पे देख सकते हैं और 2 से 4 बार उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। या जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ वीडियो देख करके अपना चीज़ों को कंटेंट याद रखना चाहते हैं, तो वो लोग भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 50 क्लासेस होने वाली हैं यहाँ पर आपके एग्जाम से पहले तक। हमारा टारगेट है कि 15 सितंबर तक आप लोगों को पूरी चीज़ें प्रोवाइड कर दें, पूरे क्लासेस प्रोवाइड कर दें दोस्तों। तो 15 सितंबर तक मान के चलिए आपके 50 क्लासेस यहाँ पर अभी हो जाएंगे कंडक्ट। ठीक है, तो 50+ क्लासेस आपको बार बार रिवीजन करने में दिक्कत जाएगा, इसीलिए पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे पहले भी सब ऑडिटर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी काफ़ी लोगों ने इसमें पीडीएफ के माध्यम से अपनी तैयारी बेहतर करा था और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा था। तो जिन्हें भी परचेस करना है पीडीएफ नोट्स, वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8962530503 पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ बाय कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि 31 जुलाई के बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इसलिए 399 मोबाइल रिचार्ज के प्लान में आपको पूरा सीजी सेट का पेपर 1 का यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास नंबर 5 की सेशन की दोस्तों। ठीक है, 5वां क्लास है, इसे ध्यान रखेंगे। इससे पहले आपकी ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है शिक्षण की अनुदेशन अर्थात इंस्ट्रक्शन। देखिए काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप इंग्लिश में भी पढ़ाइए। देखिए इंग्लिश में ना भी टाइप कराने के लिए इतना मेरे पास समय नहीं है मैडम या सर, जो भी स्टूडेंट्स इसमें क्वारी करते हैं कि यहाँ पर सर इंग्लिश में भी पढ़ाइए, तो इंग्लिश में टाइप कराने के लिए फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा समय देने पड़ेगा, है ना। तो मेरे पास 3-4 बुक है, उसका मैं यहाँ पे कंक्लूजन, इसका जो आपका जो सार है उसको निकाल के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको अदर बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंटेंट निकाल करके वो एकदम सॉलिड है, परीक्षा के एग्जाम ओरिएंटेड ही है ये चीज़ें। ठीक है,
तो जो जो मेन टर्मिनोलॉजी जैसे कि आपका अनुदेशन हो गया, इसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, शिक्षण जो हो गया आपका टीचिंग बोलते हैं, ये सब चीजें उसमें मैं करा ही दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि तकलीफ ना हो। और बाकी आप जनरल हिंदी सामान्य भाषा तो आप बोलते ही होंगे, भारत के निवासी हैं आप लोग, तो आपको इतनी समस्या नहीं जाएगी। और जो भी जटिल आपका जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है, या जो रूट वर्ड्स हैं, उसको मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करिए आप लोग भी थोड़ा मेहनत करने के प्रयास करिए पढ़ने का, है ना, क्योंकि मैं सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ। सिर्फ पीडीएफ नोट्स का ही चार्जेस आपसे लिया जा रहा है, वो भी जो लेना चाहते हैं उनके लिए है, जो लोग नोट्स स्वयं से नहीं बनाना चाहते या जो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहते हैं उसके लिए। तो थोड़ा सा आप लोग भी समझेंगे इस बातों को, है ना। तो चलिए, शिक्षण के जो अनुदेशन जो होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसमें विद्या और शिक्षण, ठीक है, टीचिंग में मुख्य अंतर क्या होता है। ठीक है, शिक्षण टीचिंग के जो इंस्ट्रक्शन जो विद्या होते हैं, है ना, और शिक्षण, इसमें मुख्य अंतर क्या होता है। अनुदेशन में केवल ज्ञान का प्रसार होता है, जबकि शिक्षण से छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। आपका देखिए, अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन से केवल ज्ञान का आपका प्रसार हो रहा है, जबकि शिक्षण से छात्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सर्वांगीण विकास मतलब कि आपका क्या हो रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, शिक्षण ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास मतलब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, बौद्धिक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है। सेकंड पॉइंट है, शिक्षण केवल लिखित होता है, अनुदेशन केवल मौखिक होता है। तीसरा है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, या अनुदेशन केवल वयस्कों के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए, अनुदेशन में केवल ज्ञान का प्रसार हो रहा है, ठीक है, जबकि शिक्षण में छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसमें क्या होगा, नॉलेज का ही प्रसार हो रहा है, नॉलेज आपका स्प्रेड हो रहा है, जबकि आप शिक्षण टीचिंग के माध्यम से बच्चे का क्या हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों। बाकी शिक्षण केवल लिखित होता है, अनुदेशन केवल मौखिक होता है, ये गलत है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ये भी गलत है दोस्तों, बिल्कुल अंतर होता है। अनुदेशन केवल वयस्कों के लिए होता है, ये भी गलत है, सभी के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, सीजी सेट या कोई भी एग्जाम दें, तो कम से कम क्वेश्चन को आप लोग को 2 बार पढ़ना चाहिए दोस्तों, और पूरे ऑप्शंस को रीड करना चाहिए। ये नहीं कि पहला आपको दिखा उसके बाद आप लगा दिए, जनरली ऐसा गलती हो जाती है, और एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में, हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए 2 बार क्वेश्चन को पढ़ें और ऑप्शंस को, पूरे ऑप्शंस को पढ़ें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रतिपुष्टि जिसे बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, जैसे आप लोग, मैं अभी वीडियो डालता हूँ तो आप लोग उसमें कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे एक फीडबैक मिलता है, एक रिस्पांस मिलता है मुझे, तब मैं फिर आप लोगों के लिए और पढ़ाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर। यदि आप लोग अच्छा इसमें रिस्पांस नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो मुझे फीडबैक नहीं मिला, अच्छा, तो मैं फिर आउटकम आपका फिर से इनपुट क्यों दूंगा जब आउटपुट नहीं मिल रहा है मेरे को। तो कक्षा में प्रतिपुष्टि का मुख्य कार्य क्या होता है, ये पूछ रहा है फीडबैक का। छात्रों को सजा देना, बिल्कुल गलत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षक और छात्र को दिशा देना, जी बिल्कुल सही बात है। केवल अच्छे छात्रों की प्रशंसा करना, ये तो गलत बात है। और परीक्षा के अंकों को कम करना, ये भी गलत बात है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षक और छात्र दोनों की दिशा देना होता है दोस्तों। फीडबैक देखिए, जब एक टीचर किसी चीज को पढ़ा रहा है, तब बच्चे से वो पूछ रहा है और बच्चा उसका जवाब दे पा रहा है, तो उसको एक फीडबैक मिल रहा है कि हाँ, बच्चा रिस्पॉन्स दे पा रहा है, बच्चे के पास वो जानकारी पहुंच चुकी है, वो इस चीजों को समझ चुका है। लेकिन अगर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फीडबैक नहीं दे रहा है, तो क्या होगा। ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब कि क्या है, उसका आपका टीचिंग का सार्थक नहीं रहा, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं रहा उसको। तो इसलिए फीडबैक जरूरी होता है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में फीडबैक होना जरूरी है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट के 5 सोपान। जो हर्बर्ट है दोस्तों, उसके 5 सोपान आपको पहले भी बताया, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है, ये जॉनसन हर्बर्ट है। ठीक है, इन्होंने आपका 5 सोपान में जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, इसके ठीक बाद कौन सा सोपान बताया था। ऐसे ही प्रश्न आता है दोस्तों परीक्षा में, आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है, सबको 5 को याद करके गया, लेकिन कौन सा स्टेप बाय स्टेप, ये प्रश्न आ जाता है। ऑप्शन है प्रस्तावना, तुलना, या फिर आपका सामनीकरण जिसे बोलते हैं कंपैरिजन या एसोसिएशन, या अनुप्रयोग जिसे एप्लीकेशन बोलते हैं, और मूल्यांकन जो कि इवैल्यूएशन बोलते हैं, और प्रस्तावना आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो यहाँ बोल रहा है प्रेजेंटेशन के बाद ठीक से कौन सा आपका जो है सोपान आएगा। 5 स्टेप्स जो उसका लेसन प्लान था जॉनसन हर्बर्ट का, उसमें प्रेजेंटेशन के ठीक बाद कौन सा आपका स्टेप आएगा। सबसे पहले है वो मैं आपको बताया था, आपको प्रस्तावना जिसे बोलते हैं तैयारी, एक प्रकार से प्रिपरेशन। पहला स्टेप कौन सा है दोस्तों, आपका प्रिपरेशन, जिसे बोल रहे हैं तैयारी, या फिर आप बोल सकते हैं प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। देखिए, थोड़ा शब्दावली ना ऐसे रहता है ताकि आपको घुमाया जा सके परीक्षा में, पर उसी को मैं आपको सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पढ़ना जरूरी है आप लोगों को, है ना। दूसरा जो स्टेप है दोस्तों, वो है आपका प्रस्तुतिकरण, जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। यहाँ पे प्रेजेंटेशन के बाद ही पूछा है प्रश्न। प्रेजेंटेशन मतलब होता है आपको क्या, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, पहला कौन सा बोला, प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन में क्या होता है दोस्तों, आपको छात्रों के पूर्व ज्ञान को एक नए विषय से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, या उसको जोड़ने का कार्य किया जाता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान, जो उसके पीरियड नॉलेज होते हैं वो। ठीक है, दूसरा स्टेप है प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन में आपका क्या होता है, जो आपका नया पाठ हो गया या जो उसके जो सब्जेक्ट्स हो गए, विषय वस्तु हो गए, वो छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तीसरा जो स्टेप है दोस्तों वो है आपका कंपैरिजन। यही इसका आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसको बोलते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि आपका हो गया तुलना करना, लिखा हुआ है देखिए सभी चीजें यहाँ पर। चौथा जो है आपका वो है, मैं बताया था आपको, जनरलाइजेशन करना, जिसको बोलते हैं सामान्यकरण करना। जनरलाइजेशन, सामान्यकरण करना। ठीक है, ठीक। सामान्यकरण में क्या करेंगे, सीखे गए जो तथ्य हैं उसके आधार पर नियम बनाएंगे, सिद्धांत बनाएंगे या परिभाषा निकालेंगे, थ्योरम्स वगैरह हो गया। और जबकि कंपैरिजन जिसमें तुलना करेंगे, वो क्या है आपका दोस्तों, नए ज्ञान को जो आपका तुलना करेंगे पुराने ज्ञान से, है ना, और उनके बीच क्या करेंगे, रिलेशन स्थापित करेंगे। और लास्ट जो है पांचवा जो स्टेप है दोस्तों, हर्बर्ट सॉरी जो जॉनसन आपका हर्बर्ट का, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर ने आपको क्या दिया था, लेवल ऑफ टीचिंग पहला आपका बताया था दोस्तों, मेमोरी लेवल। ठीक है, और यहाँ पर जो हर्बर्ट है, जो जॉनसन हर्बर्ट, ये आपका आपका 5 स्टेप लेसन प्लान बताया था हमने। क्या बताया था? 5 स्टेप लेसन प्लान की। पहले आपका प्रेजेंटेशन करना, प्रिपरेशन करना, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन, तीसरा कंपैरिजन, चौथा जनरलाइजेशन, और आखिरी जो है उसको प्रयोग करेंगे, जिसको बोलते हैं अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक। जब आपका सामान्यीकरण हो जाएगा, जब आप उस नियम सिद्धांत या परिभाषा निकाल लेंगे, तो फिर इसको क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सीखे गए जो ज्ञान है या नई परिस्थिति का अभ्यास उसमें उपयोग करने के लिए किया जाएगा। तो ये 5 स्टेप है। पहले आपको क्या करना है, प्रस्तावना तैयार, प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर कंपेयर तुलना करेंगे पुराने और नए के बीच में, फिर सामान्यीकरण करेंगे, थ्योरम्स वगैरह निकालेंगे, सिद्धांत निकालेंगे, नियम निकालेंगे, और अंत में इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। इसके तहत जो बोध होता है, जिसको बोलते हैं कंपैरिजन, इसका सही अर्थ क्या होता है? बोध होने का। तथ्यों को केवल याद रखना, ये तो गलत हो गया। सीखी गई सामग्री का अर्थ समझना और उसका व्याख्या करना, बिल्कुल सही बात है। नए नियमों का निर्माण करना, गलत बात है। ठीक है, और किसी यंत्र को चलाना, ये और भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है, बोध होना मतलब आप जो चीज, आपको जो नॉलेज मिल चुका है, जिस चीज का आप अर्थ समझ गए हैं, है ना, उसका क्या होगा, आप व्याख्यान करेंगे या उसके अर्थ को समझेंगे दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग लेवल एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरी शिक्षार्थियों की मानसिक क्षमताओं के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किशोरी शिक्षार्थियों की मानसिक क्षमताओं के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वह केवल मूर्त वस्तुओं पर ही विचार करते हैं। दूसरा, उनमें परिकल्पनात्मक और आगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल रीजनिंग का विकास होने लगता है। सी, उनकी याद रखने की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। या डी, वे सामाजिक रूप से पूरी तरह अलग थलग हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उनमें परिकल्पनात्मक और आपका आगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल रीजनिंग का विकास होने लगता है। ठीक है, जीन पियाजे के आपके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, उसके अनुसार जो किशोर हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। किशोर लोग किसमें होते हैं? जो एडल्ट लोग होते हैं वो कौन से स्टेज में होते हैं? कौन से स्टेज में होते हैं? 4th स्टेज। जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में वो 4th स्टेज में होते हैं। 11 वर्ष से अधिक वर्ष के वाले जो बच्चे होते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होंगे वो। ठीक है, और वो अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ सकते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसी परिकल्पना है उनके अंदर हाइपोथेसिस बन सकती है दोस्तों। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक वयस्क शिक्षार्थी, जिसे बोलते हैं एडल्ट लर्नर की, नहीं होती है? पूरा पढ़ना है, नहीं होती है लिखा है। वे स्वायत्ता और आत्मनिर्देशित होते हैं, वो तो होते हैं, पर इसमें पूछा है क्या नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उनके पास जीवन के समृद्ध अनुभव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये भी गलत है। वह बिना किसी उद्देश्य की केवल डिग्री के लिए पढ़ते हैं, या फिर वह व्यवहारिक और समस्या उन्मुख होते हैं, तो वो व्यवहारिक और समस्या उन्मुख भी होते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों, क्योंकि यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वह बिना किसी उद्देश्य की केवल डिग्री लेते हैं, ये गलत बात है। हर कोई बच्चा जो 10th 11th में पहुंच जाता है ना, वो समझ जाता है कि उसका एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टारगेट क्या है। और जो लोग उस समय नहीं समझ पाते हैं, उन लोग फिर अपने सफलता में थोड़ा लेट हो जाते हैं। इसलिए समय पर ध्यान देना जरूरी है। कोई भी चीज़ हो, समय पर आप नहीं करेंगे तो उसका बाद में आपको भरपाई करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति है ना, जनरली होता है, मेरे पास आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 30 साल का कोई व्यक्ति है, 30 ईयर्स का। अब वो अपनी हाफ लाइफ जी चुका है और वो क्या कर रहा है दोस्तों, तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? आपका गवर्नमेंट जॉब की। ठीक, अब ऐसे में क्या होता है, वैकेंसीज नहीं आ रही है या उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर से चूक जा रहा है। तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए,
कहीं जॉब करना चाहिए दोस्तों, उसके सब्जेक्ट में जॉब करना चाहिए, या तो पढ़ाई से संबंधित है, या मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग किया है तो वो किसी प्लांट में जाके काम करे, कोई डॉक्टर या नर्स फील्ड से है वो उस चीज़ को काम करे, या कोई और सब्जेक्ट से संबंधित क्यों ना हो, कुछ ना कुछ जरूर से उसको काम कर लेना चाहिए, क्योंकि 30 एज की ईयर में आकर के व्यक्ति को अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है अपने भविष्य के लिए। प्लस उसको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भले ही वो 8 घंटा ना पढ़े तो कम से कम 4 आवर्स उसको अभी भी स्टडी करना चाहिए, मतलब कि 8 घंटे की ड्यूटी के साथ 4 घंटा उसको पढ़ाई करना चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये आपका बात कर रहा है दोस्तों, आपका उद्देश्य की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे इस क्वेश्चन में बिना किसी उद्देश्य के केवल डिग्री के लिए पढ़ते हैं, उसी प्रकार आपका जैसे उद्देश्य पूरा ना हो पा रहा है, ठीक है, 30 ईयर के एज में भी, तो आपको 30 कोई सी भी एक जॉब पकड़ लेनी चाहिए जिससे आपका क्या है, कम से कम खर्चा चल सके, 15-20 हज़ार रुपये आपका अर्निंग हो सके, और आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि आपने इतना समय तो दिया है, 30 साल तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आपके पास अनुभव तो है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपको बस क्या करना है, रिविजन करते रहना है मल्टीपल टाइम्स। तो इस प्रकार से क्या है, आपका लाइफ बैलेंस चलेगा दोस्तों। अदरवाइज क्या होगा ना, डिप्रेशन की स्थिति क्रिएट हो जाती है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है ना। कुछ लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं कि जॉब लगेगा तो शादी करेंगे, तो वो सब लाइफ का हिस्सा है, लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलते रहती है, इसलिए आपको क्या करना है, वहाँ पे अपना सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। शादी की एज हो गई है, जॉब करिए, अब जॉब हर चीज़ आपके अनुसार हो जाए ये ज़रूरी नहीं, जॉब करिए आप, आपका जो है नॉर्मल खर्चा चलेगा, आप जीवन जी सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, या आप अर्निंग करना चाहते हो, आप सोचोगे कि मेरे गवर्नमेंट जॉब की सैलरी लग रही है तभी मैं आपका घर बनाऊंगा या कार लूंगा, पर आपके पास इतनी सैलरी रहेगी तो आप कम से कम अपना एक बाइक लेकर के अपना जीवन तो जी सकते हैं, क्योंकि समय तो बीतते जा रहा है, आपका एज तो निकलते जा रहा है, तो अपनी ख्वाहिशों को भले ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना सुखद जीवन जीना जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए इस चीज़ों को समझेंगे, काफ़ी लोग आते हैं, ये बात मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका एज 30 के अप्रॉक्स आ चुका है और अभी पीक समय है, जैसे अभी मान लीजिए आप सीजी सेट का तैयारी कर रहे हैं, हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप तैयारी अपनी जारी रखिए लेकिन जॉब करते रहिए, या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज तैयारी के साथ साथ आपको जॉब करना ज़रूरी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, खास करके ये 30 के आसपास के लोग हैं जो उनके लिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भागते जा रहा है, समय दोबारा नहीं आएगा, तो इसलिए जो आप पॉसिबल है, जो आपके हाथ में जिसको कर सकते हैं जो चीज़ों को, उस चीज़ों को आप लोग करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, अदरवाइज मत लीजिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल था छोटा सा ये। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता, कक्षा में जो होता है व्यक्तिगत भिन्नता होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें इसको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी छात्रों को एक ही कठोर शिक्षण विधि अपनानी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। विविध शिक्षण विधियों और मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, ये तो पाप है। केवल परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों के समूह बनाना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, आप लोग भी इतना सामान्य जानकारी रखते हैं। देखिए पेपर का जो स्तर रहेगा सीजी सेट में, इसमें आपके कुछ हद तक सरल प्रश्न भी होंगे, कुछ आपके मॉडरेट लेवल के भी होंगे, कुछ आपके गहराई वाले कूट वाले प्रश्न भी होंगे, और जो कूट वाले प्रश्न होंगे वो आप हमारे अगले वीडियो में करेंगे, क्लास नंबर 6 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक पर्यावरण संबंधी जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर प्रभावक तत्व है, ठीक है, कौन सा शिक्षण का एक पर्यावरण संबंधी एनवायरमेंटल फैक्टर वाला प्रभावक वाला तत्व है। शिक्षक का संचार कौशल, छात्र की बुद्धि लब्धि, कक्षा में प्रकाश, वेंटिलेशन और बैठने की व्यवस्था, या माता पिता की आय। शिक्षण की पर्यावरण संबंधी है, किसकी बात कर रहे हैं, टीचिंग की एनवायरमेंटल फैक्टर का अंतर्गत आता है। तो एनवायरमेंटल से संबंधित क्या हो, आपके आसपास का वातावरण, वातावरण मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कक्षा में जो है आपका प्रकाश, अच्छा लाइट होना चाहिए, वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए और बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी शिक्षण का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है दोस्तों। अगर आपका अच्छा आसपास का एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे आप घर पर बैठ के तैयारी करते हैं, आसपास नॉइज होता है या दिमाग में घर की चीज़ें चलती है, जैसे आप पढ़ने बैठेंगे आपके 17 चीज़ें दिमाग में चलने लगेंगी। लेकिन आप लाइब्रेरी में बैठेंगे, अब मैं हर व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जो लोग के साथ 90% लोगों के साथ जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। आप लाइब्रेरी में जाकर के बैठेंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। आपके साथ जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपका पढ़ता रहेगा तो आपको भी पढ़ने की इच्छा करेगी। आपके देखिए माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार कक्षा में जो आपका प्रकाश, वेंटिलेशन, बैठने की व्यवस्था है, इससे भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है दोस्तों, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल बात है मैं उसी को बता रहा हूँ, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। सभी के साथ जरूरी नहीं कि सभी जाकर लाइब्रेरी में बैठे, कुछ लोग अपने अंदर ही जुनून लेके चलते हैं, जो बंद कमरे में बैठ करके भी तैयारी करते हैं, ठीक है, और सफल भी होते हैं। नेक्स्ट है संस्थागत सुविधाएं, जो कि इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार शिक्षण को सुगम बनाती हैं, ठीक है। संस्थागत सुविधाएं जो इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज हैं प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार शिक्षण को सुगम बनाती हैं। ये शिक्षकों को अधिक अवकाश देती है, गलत बात। ये प्रयोगशाला, पुस्तकालय और स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
तीसरा है ये केवल स्कूल की फीस बढ़ाने में, गलत। चौथा है इनका अधिगम से कोई संबंध नहीं, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इन इंस्टीट्यूशनल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अभी हम बात किए, जिसके बारे में, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बात किए, वो भी इसी का ही पार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला जो देते हैं, लाइब्रेरी हो गया, लैब्स हो गए, या स्मार्ट डिजिटल कक्षा जो हो गया, उसके माध्यम से आपका व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अध्यापक केंद्रित पद्धति, जिसको बोलते हैं टीचर सेंटर मेथड। इसके अंतर्गत आने वाले जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन विधि जो है, इसका मुख्य लाभ क्या होता है? छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, गलत बात। ये अमूर्त सिद्धांतों को मूर्त और प्रत्यक्ष रूप से समझने में मदद करता है, जी हाँ। इसमें शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती भाई, शिक्षा की तो मेन इसमें क्या है, फैसिलिटर है। शिक्षा की इसमें मेन क्या है, आपका केंद्रित है इसमें। ये बहुत महंगी होती है, महंगी तो होती है पर उतना भी ज़्यादा नहीं महंगी होती है। आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, मतलब क्या है, आपको एक लाइव क्लास रखना है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। ठीक है, महंगा विधि नहीं है पर एक प्रकार से सामान्य विधि है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, क्योंकि अमूर्त सिद्धांतों को मूर्त और प्रत्यक्ष रूप से समझने में ये मदद करता है दोस्तों। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? लर्निंग बाय शोइंग है। लर्निंग बाय शोइंग, शोइंग मतलब दिखा करके आपको लर्निंग कराना, देख करके सीखना, सुन करके समझना। बच्चों का क्या है, लर्निंग बाय सीइंग हो गया, लर्निंग बाय हियरिंग हो गया, और टीचर इसमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है दोस्तों। मुख्य सिद्धांत इसके अंदर कोर प्रिंसिपल से ही है। प्रदर्शन विधि का मुख्य चरण क्या है? योजना उसमें तैयार करेंगे, फिर विषय की प्रस्तावना देखेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, और फिर ब्लैक बोर्ड कार्य करेंगे, फिर मूल्यांकन इवैल्यूएशन करेंगे। ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें जो चीज़ मेन चीज़ है जो है ना, इसका लाभ है कि इसमें सक्रिय मानसिक भागीदारी होती है। छात्र इसमें क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक आपका देखते हैं, सुनते हैं, और इस कक्षा में अनुशासन बना के भी रखते हैं। ठीक, अमूर्त को मूर्त बनाते हैं, जो इसमें बात कर रहे हैं, है ना। मूर्त, जो अमूर्त सिद्धांतों को मूर्त बताते हैं, मतलब कि आपका एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, इसकी बात कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट आपके जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका जैसे आपका साइंस हो गया, या आर्ट्स हो गया, या आपका टेक्निकल स्किल हो गया, कि इसके कठिनाइयों को, सिद्धांतों को आपको दिखा करके या फिर आपको समझा करके डेमोन्स्ट्रेशन दे करके सिखाया जाता है। ठीक है, और आपका ये इकोनॉमिकल एक प्रकार का है दोस्तों, महंगा नहीं है, मध्यम रूप से आपका इकोनॉमिकल है, किफ़ायती है एक प्रकार से। यदि इसमें उपकरण महंगे होंगे या कम संख्या में होंगे, तो शिक्षक अकेले प्रदर्शन करके पूरी कक्षा के साथ आपका यहाँ पे सिखा सकता है। ठीक, और ये एक प्रकार का सुरक्षित भी है, क्योंकि इसमें भारी मशीन का उपयोग नहीं करेंगे, शिक्षक खुद इसमें पार्ट करता है, वही सेंटर्ड होता है, और जिससे आपका दुर्घटना खतरा नहीं होता है। ठीक है, इसका अभाव, लेकिन ये भी जान लीजिए कि इसमें करके सीखने का जो होता है अभाव होता है, लिमिटेशन होता है इसका। छात्र स्वयं अपने हाथों से प्रयोग नहीं करता, नो लर्निंग बाय डूइंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग बाय क्या हो गया, हियरिंग, लर्निंग बाय सीइंग, देख करके या सुन करके सीखना होता है बस। धीमी गति एक प्रकार से ये है ना, इसलिए इसको ज़्यादा आपका फोर्स नहीं किया जाता, एम्फोसाइज नहीं किया जाता। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को सबसे ज़्यादा बेटर और बेस्ट माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट है शिक्षार्थी केंद्रित। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति में, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में, अन्वेषण विधि, जिसे हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, इसका मुख्य दर्शन का क्या कार्य, मतलब इसका मुख्य क्या कार्य है? छात्र को एक निष्क्रिय श्रोता बनाता है, गलत बात है। छात्र को एक खोजकर्ता और अन्वेषक की स्थिति में रखता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक द्वारा पूरा उत्तर लिखवा देता है, गलत है। केवल रटने पर बल देता है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। देखिए, ह्यूरिस्टिक मेथड, इसके प्रतिपादक मैंने आपको बताया था, आपके प्रोफेसर एच ई आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? एच ई आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग थे, वो लगाइएगा। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इस देखिए, ह्यूरिस्टिक शब्द का आपका अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ, मतलब कि आपका खोजना होता है। ठीक है, खोज से संबंधित होता है, आई फाइंड आउट होता है कायदे से। एक प्रकार का कौन सा है दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा कौन सा शब्द है? वो ह्यूरिस्की, ह्यूरिस्को, ह्यूरिस्को बोलते हैं इसको। इसका है आई फाइंड आउट, इसका मतलब होता है ह्यूरिस्को मतलब। मुख्य सिद्धांत देखिए, ये बातें तो अलग ही हैं, मैंने जो पढ़ी है इसलिए आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मुख्य सिद्धांत है स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और इसमें एक अन्वेषक या आपका खोजकर्ता, डिस्कवरर के रूप में सीखने पर आधारित होता है दोस्तों। ह्यूरिस्टिक मेथड में खोज करके सीखना एक शिक्षार्थी के लिए यह एक प्रकार का मेथड है। ठीक, और किसके अंतर्गत आता है? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन अधिगम पद्धति स्वयं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं का फुल फॉर्म मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, पिछली क्लास में बताया था, परीक्षा में आता है इसलिए बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव, जो मेरी नियमित क्लास देख रहे हैं वो उनको पता होगा, हालांकि लर्न नहीं कर पाए होंगे, तो बार बार यहाँ पे लिखवाने से यही फायदा है। लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखिए आपको सरल लगेंगी, लेकिन परीक्षा में ना इतना सारा आपको मटेरियल हो जाएगा, इतना सारा आपको मतलब चीज़ें आपके दिमाग में बैठा के रखना पड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो लोग भी पीडीएफ ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ ये है कि वो बार बार रिवीजन कर पा रहे हैं, है ना। मतलब मैंने अभी तक 4-5 क्लासेस ली हैं, चारों पाँचों क्लासेस उनको दे दिया गया है,
उन लोग पढ़ लिए मेरे वीडियो के माध्यम से, उसके बाद उन लोग क्या कर रहे हैं, 1 से 2 बार रिवीजन भी करते चल रहे हैं, साथ ही साथ रिवीजन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कम कम में तैयारी ज़्यादा हो जाएगा। और एकाएक जो लास्ट में ना, बहुत देखिए लास्ट में भी ना बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं सर पीडीएफ लेना है सर, कैसे करें, ऐसा करें, तो उन लोग भी ले लेते हैं पीडीएफ। अब वो 50 पीडीएफ का जो उनका नोट्स रहता है, वो एकाएक उनको समाप्त करने में उनको बहुत समय लग जाता है और उनको कन्फ्यूजन भी हो जाता है। इसलिए आप डेली थोड़ा थोड़ा खाते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे ना, तो वो शरीर में लगता है जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। एक एक खाएंगे ना पूरा, तो उसमें आपको परेशानी होगी और ना वो शरीर में लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते चलिए और आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी, है ना। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा डेली रिवीजन करिए, सफलता इससे आपका सुनिश्चित हो जाएगी। 4-5 घंटा पढ़ना है डेली, आपका कंफर्म हो जाएगा, सीजी सेट निकल जाएगा दोस्तों। 2 घंटा पेपर 1 को दीजिए और 2-3 घंटा अपने सब्जेक्टिव को दीजिए, ठीक। सीजी सेट क्वालिफाइंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन या टाइम टेबल बनाना नहीं है कि कैसे होगा, सोचना नहीं है, करते चलना है। आपको 1 घंटा मिल रहा है पढ़ने के लिए, आप 1 घंटा पढ़िए। आपको 4 घंटा मिल रहा है, आप 4 घंटा पढ़िए। आपको ये पता है कि देखिए जिसके पास 24 घंटा समय है ना, वो 24 घंटा नहीं पढ़ता है। हर कोई व्यक्ति एक आइडल टाइम 6 to 8 आवर्स की स्टडी करता है। 6 to 8 आवर्स से ज़्यादा आपकी पढ़ाई वैसे नहीं होती है विशेष रूप से। अब जो एकदम ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो एकदम ही डूबा रहता है, तो वो भी 10 से 11 ही घंटा पढ़ाई करता है, ठीक है। तो 6-8 घंटा भी आप डेली करते चलेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अभी 6-8 घंटा में भी ना, आदमी अगर 6-8 घंटा बैठता है तो 4 घंटा इसको आपका क्वालिटी टाइम दे पाता है, वो क्वालिटी टाइम, इसी में इसकी मेन स्टडी हो पाती है, ठीक है। और 4 घंटा भी पर्याप्त है आपके लिए। 2 घंटा पेपर 1 को पढ़िए तो 2 घंटा आप पेपर 2 को पढ़िए, ठीक है। चलिए, ये सभी चीज़ें तो साइड वाली चीज़ें हैं। क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। फिर आप लोग बोलेंगे कि सर पढ़ा कम रहे हैं, ज्ञान ज़्यादा दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए स्वयं स्वयं जो है आपका स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग। देखिए इसलिए ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि कॉल करके लोग काफ़ी अभी पूछते हैं, है ना, कि सर कैसे करें तैयारी, कैसे होगा, समय नहीं है, समय कैसे मैनेज करें, जॉब में है, तो इनके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। और अंदर से आ ही जाता है ये सभी चीज़ें, तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो स्वयं जो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग होता है इसका फुल फॉर्म। पहला चीज़, इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है प्रश्न में, केवल शहरी छात्रों को कंप्यूटर सिखाना, गलत है भाई। पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी के 3 मूलभूत सिद्धांतों पर यह काम करता है, बिल्कुल सही बात है ना। पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता, अभी आपका एनईपी 2020 में ये चीज़ें के बारे में आपका साफ साफ कहा गया है कि एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी के लिए 3 मूलभूत सिद्धांत बताए गए एनईपी 2020 में भी। तीसरा है विदेशी विश्वविद्यालयों से केवल डिग्रियां बेचना, गलत। पारंपरिक स्कूलों को पूरी तरह से बंद करने भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। स्वयं के बारे में बता चुका हूँ कि भारत सरकार के एक शिक्षा मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके द्वारा शुरू किया गया एक मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। प्रश्न अगर आया कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो याद रखेंगे 9 जुलाई 2017, ठीक है। प्रणब मुखर्जी की सरकार थी, है ना, उस समय राष्ट्रपति कौन थे आपके, प्रणब मुखर्जी। अब हमारे बीच नहीं रहे वो, है ना, बहुत खेद है। तो याद रखेंगे आपका 9 जुलाई 2017 को स्वयं का प्रसारण किया गया था। ये एक डिजिटल पहल है दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था और एआईसीटी ने इसको माइक्रोसॉफ्ट की मदद से मिलकर के विकसित किया था। लेकिन वर्तमान में अभी ये आपका शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना, और इसमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। दूर दराज के छात्रों में जो रहते हैं, है ना, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराया जा रहा है, ज्ञान प्रोवाइड कराया जा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरा भी उद्देश्य यही है कि यूट्यूब के माध्यम से जितना ज़्यादा हो सकता है मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने का प्रयास करूँ। सभी सब्जेक्ट्स कहने का मतलब है जो सामान्य सब्जेक्ट्स है, जैसे पेपर 1 हो गया, जनरल पेपर 1, उसी प्रकार मैं आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ाऊंगा, उसी प्रकार मैं आपको इंग्लिश भी पूरा कंप्लीट कराऊंगा, मैथ्स भी पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, जीएस भी कंप्लीट कराऊंगा, सीजी भी कराऊंगा। लेकिन अब आप पेपर 2 के लिए बोलेंगे कि सर अभी आप लाइफ साइंस पढ़ा दीजिए या केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए या मैथमेटिक्स करा दीजिए पेपर 2 के लिए, तो वो थोड़ा संभव नहीं है। हर एक और सब्जेक्ट को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। जितना मैंने तैयारी किया है उसके आधार पर आप लोगों को यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग दे रहा हूँ दोस्तों। हर एक विषय को दूंगा, लेकिन जो सामान्य सिलेबस है, जिसको मैंने पढ़ा है, जिसमें मैंने आपका ज्ञान अर्जित किया है। लेकिन पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट है जैसे लाइफ साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उस पर अभी कार्य नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं प्रभा, क्या लिखा है, स्वयं प्रभा के कार्यक्रमों का प्रसारण प्रतिदिन कितने घंटे का होता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, जो दिन में कई बार दोहराया जाता है, या केवल रात के समय? सही उत्तर दोस्तों आपको पहले बता चुका हूँ, 24/7 ये आपका अवेलेबल है, मतलब 24 घंटा आपको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बेहतरीन सैटेलाइट आधारित टीवी चैनल की पहल है, जिसमें आप इसको भी शुरुआत कब किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे 7 जुलाई 2017, जबकि स्वयं की शुरुआत कब की गई थी, 9 जुलाई 2017, ठीक है। डेट देख लेंगे एक बार, मैं वैसे श्योर हूँ, बाकी और मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो 7 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था इसका, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उन्हें उन क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना है जहां इंटरनेट की पहुंच अच्छी नहीं होती है, ठीक है, मतलब जहां इंटरनेट अच्छा नहीं है। स्वयं एक पोर्टल है, स्वयं क्या है दोस्तों, एक पोर्टल है
इस पोर्टल मतलब आप वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन स्वयं प्रभा क्या है दोस्तों, ये आपका इंटरनेट जहाँ पर अवेलेबल नहीं, वहाँ पर आपका डीटीएच डायरेक्ट टू होम मतलब सैटेलाइट के माध्यम से। और कौन सा सैटेलाइट आपका इस्तेमाल होता है इसमें, GSAT-15। तो GSAT-15 सैटेलाइट का इस्तेमाल करके आपका डायरेक्ट टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपका 40 डीटीएच चैनल आपका अवेलेबल कराए गए हैं शिक्षा से संबंधित, डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल के उपलब्ध, जो कि दिन में 24 घंटा और हफ्ते में 7 दिन मुफ्त शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसमें हर दिन कम से कम 4 घंटा नया कंटेंट दिखाया जाता है और बाकी तो रिपीट किया जाता है दोस्तों। और इसका कंटेंट कौन तैयार करता है, आपका IIT हो गया, NPTEL, UGC हो गया, IGNOU हो गया, NCERT हो गया, ये सभी तैयार करते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपका मुख्य रूप से जो आपका क्लास 1 है, क्लास 1 टू आपका 12 तक के जो है आपका शिक्षा दिया जाता है, एक जिसे आपको PM ई विद्या के तहत दिया जाता है, इसको PM ई विद्या के तहत दिया जाता है। और दूसरा एक होता है क्लास 9 टू आपका अबव क्लास 9 टू हायर एजुकेशन दिया जाता है। तो ये आपका ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के अंतर्गत आता है और इसको IIT-TL के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तैयार किया जाता है, ठीक है। इतना नॉलेज पर्याप्त है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। में ओपन शब्द का क्या अर्थ होता है, केवल खुले मैदान में पढ़ाई होना, बिना किसी भौगोलिक आयु या पूर्व योग्यता की बंदिशों के सभी के लिए प्रवेश खुला होता है, परीक्षा के दौरान पुस्तक खोलने की अनुमति होना या पाठ्यक्रम का अधूरा होना। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिना किसी भौगोलिक या फिर आयु देखना या आपका पूर्व जो योग्यता है उसको बंदिशों के बिना ही सभी के लिए प्रवेश यहाँ पर खुला होता है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का, किसी भी मतलब आपका उसका बेस हो कैसा भी हो, कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स नहीं है, सभी कोई जाकर के मूक्स में आपका अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ओपन शब्द मतलब क्या हो गया आपका, ये पूरी तरह से आपका खुला होता है दोस्तों, ओपन रहता है। इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती, ना ही कोई बड़ी फीस लगती है। इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इसमें शामिल हो सकता है। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल, आप यहाँ से बैठ करके कहीं भी बैठ करके आप जहाँ ऑफिस में हैं या कोई और काम कर रहे हैं, घर पे हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ये कंटेंट मैं आपको जो दे रहा हूँ वो हमेशा के लिए रहेगा यूट्यूब पर दोस्तों, ठीक है। आप अभी सेट के लिए पढ़ रहे हैं, हो सकता है भविष्य में आप नेट के लिए पढ़ें, तो ये हमेशा काम आएगा आपको। हर एक सब्जेक्ट जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैथ्स हो या GS हो या छत्तीसगढ़ हो, CDP हो, सभी चीज़ें अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पारंपरिक शिक्षण सहायक प्रणाली, पारंपरिक शिक्षण सहायक प्रणाली ट्रेडिशन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के रूप में चार्ट और मॉडल क्या महत्व होता है, चार्ट और मॉडल का क्या महत्व है ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में, जो आपकी पारंपरिक शिक्षण सहायक प्रणाली है उसमें। ये बहुत महंगे होते हैं, गलत। ये जटिल अवधारणाओं को दृश्य रूप में सरल बनाने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये केवल कक्षा की दीवारों को सजाने के, गलत। ये छात्रों को ध्यान भटकाने के लिए, आप सभी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट है आधुनिक ICT, जिसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस पर आधारित जो शिक्षण सहायता प्रणाली होती है ना, इसके अंतर्गत लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो LMS होता है, उसका क्या कार्य होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन है केवल छात्रों की फीस का हिसाब रखना, ऑनलाइन कोर्स सामग्री का वितरण, ट्रेनिंग और उनका मूल्यांकन प्रबंधित करना, या स्कूल की बसों को ट्रैक करना, या केवल परीक्षा के प्रश्न पर छापना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है दोस्तों, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स सामग्री का वितरण, ट्रैकिंग और मूल्यांकन प्रबंधित करना, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि आपका आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे ICT के नाम से जानते हैं, इस पर आधारित जो शिक्षण सहायता प्रणाली के अंतर्गत जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है LMS, है ना, ये एक केंद्रीय जो है आपका डिजिटल, है ना, सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से ये कार्य करता है दोस्तों। और इसका मुख्य रूप जो मतलब मुख्य कार्य जो है वो आपका शिक्षण और अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग की पूरी प्रक्रिया में व्यवस्थित, स्वचालित और ट्रैक पर प्रबंधित करना होता है। अगर मैं इसको और सिंपली तरीके से बताऊं कि ये एक डिजिटल क्लासरूम है ना, डिजिटल क्लासरूम की तरह काम कर रहा है, जहाँ शिक्षक और छात्र एक ही स्थान पर जुड़ते हैं और पाठ्य सामग्री का इसमें प्रबंधन और वितरण भी किया जाता है। साथ ही साथ आपका इसमें जो शिक्षक वीडियो देता है या PDF देता है या ऑडियो देता है या नोट्स या PPT वगैरह देता है, इस डिजिटल माध्यम से सामग्री को एक ही स्थान पर अपलोड करके रख देते हैं दोस्तों, जहाँ बच्चे इसे आसानी से एक्सेस कर सकें। सरल शब्दों में कहा है तो मैं भी अभी ICT का ही प्रयोग करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। आप अपने घर में बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से डिजिटल रूप से आप पढ़ रहे हैं। मेरे को 24/7 की सुविधा आप लोगों के लिए है। ये वीडियो आप हमेशा देखेंगे, कभी भी अवेलेबल रहेगा, है ना। और मैं आप लोगों को जो PDF नोट्स हैं उसे भी प्रोवाइड करा रहा हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का ICT ही टूल्स हैं, ठीक है, जो कि लर्निंग मैनेजमेंट में आपका कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत, ठीक है,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत सतत कंटिन्यूस शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है साल में केवल एक बार परीक्षा लेना, गलत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ नियमित अंतराल पर निरंतर मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। बिना रुके 24 घंटे परीक्षा लेना, गलत है। केवल गृह कार्य की योजना करना, ये भी गलत है, जांच करना। देखिए सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है जिसे CCE के नाम से जानते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके अंतर्गत जो सतत है, जो कंटिन्यूस है, इसका शब्द का मुख्य तात्पर्य ही निरंतरता है। कंटिन्यूस मतलब क्या हो गया आपका? निरंतरता। ठीक, मतलब छात्रों का जो मूल्यांकन है किसी एक परीक्षा जैसे वार्षिक परीक्षा हो गया तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे शैक्षणिक सत्र एकेडमिक सेशन के दौरान चलते रहता है दोस्तों। ठीक, सतत मतलब ही क्या हो रहा है दोस्तों? आपका नियमितता बता रहा है, यहाँ पे निरंतरता बता रहा है। लगातार इसमें मूल्यांकन होगा और यह मूल्यांकन सत्र के शुरू से लेकर के अंत तक चलता है। इसमें दैनिक अवलोकन भी होगा, है ना, जिसमें शिक्षक कक्षा के दौरान छात्रों के व्यवहार, उनके जवाबों, उनकी गतिविधि का दैनिक आधार पर अवलोकन करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह ही आपका। और ये आपका इनफॉर्मल और फॉर्मल मेथड्स का उपयोग करते हैं इसमें। अनौपचारिक और औपचारिक तरीके, जैसे कि आपका औपचारिक में आपका समय समय पर होने वाले जो यूनिट टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, असाइनमेंट शामिल होते हैं। ठीक है, जिसे अपन रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। और जो अनौपचारिक तरीका होता है, इसमें आपका जो शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के खेल खेल में प्रश्न उत्तर करता है या ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बच्चों को मतलब आंकता है कि किस प्रकार से सरप्राइज टेस्ट ले लेता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है? अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। ठीक है, और इस जो आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसमें आपका डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग भी आता है, अर्थात निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण भी होते हैं। कमियों की पहचान की जाती है कि लगातार मूल्यांकन से शिक्षक को तुरंत पता चल जाता है कि छात्र किस विषय या बिंदु को समझने में उसको कठिनाई आ रही है, क्या वो समझ नहीं पा रहा है, और सुधार के उपाय मतलब कि रेमेडी, है ना। कमियों को पता चलते ही शिक्षक अपनी शिक्षण विधि में सुधार करता है और छात्र को भी समझता है कि वो क्या गलती कर रहा है। छात्र को समय रहते अतिरिक्त सहायता रेमेडियल क्लास प्रदान करके उसका छात्र की परीक्षा के लिए तैयार करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, जिसे बोलते हैं CBCS, है ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में कोर कोर्स क्या होता है दोस्तों? ये सब पढ़े हैं, लेकिन अभी जो हम लोग नए नए प्रश्न करते जा रहे हैं, है ना, इसको हम लोग बता चुके हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है अभी कोर कोर्स क्या होता है। तो ऑप्शन है एक ऐसा विषय जिसे छात्र अपनी मर्जी से छोड़ सकता है, एक अनिवार्य विषय जो उस विशिष्ट डिग्री या अनुशासन के लिए मौलिक है, या केवल खेलकूद से संबंधित विषय, या एक ऐसा विषय जिसमें कोई परीक्षा नहीं होती। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक अनिवार्य विषय जो उस विशिष्ट डिग्री या अनुशासन के लिए मौलिक होता है। देखिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसके अंतर्गत जो कोर कोर्स हैं वह मुख्य और अनिवार्य विषय होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जिसका अध्ययन छात्र को अपनी जो चुनी हुई जो डिग्री है या विशिष्ट विषय जिसे बोलते हैं अपन स्पेशलाइजेशन को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है। ठीक है, मतलब कोर बोल रहा है, मतलब समझ रहे हैं, जो आपका मेन है, जैसे आपका शरीर का रीढ़ का हड्डी है ना, या आपका मुख्य आधार जो फाउंडेशन है, वही इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहला चीज़ तो कि अनिवार्य प्रकृति का है, ये कंपलसरी नेचर है। ठीक है, विषय इसका वैकल्पिक नहीं हो सकता। कोर कोर्स से मतलब वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है। डिग्री या इसमें ऑनर्स प्राप्त करने के लिए छात्र को इस कोर्स को चुनना और इसमें पास होना एकदम ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है दोस्तों। साथ ही साथ ये आपका जो मुख्य विषय से सीधा संबंधित होता है, डायरेक्ट कोर्स सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, विषय पूरी तरह से उस मुख्य क्षेत्र से आपका संबंधित होगा जिसमें छात्र अपनी मुख्य पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि आप कर रहे हैं BSc केमिस्ट्री कर रहे हैं, या आप लोग BSc मैथ्स कर रहे हैं, है ना, तो इसमें मतलब केमिस्ट्री कर लीजिए, समझ लीजिए, तो उसमें आपका 2 पार्ट होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो उसके लिए ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है वो दोनों ही आपके कोर्स सब्जेक्ट्स होंगे दोस्तों, बाकी सब ऑक्सिलरी होंगे, और कोर्स सब्जेक्ट्स में आपको 100% पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये एक अनिवार्य विषय होता है जो उस विशिष्ट डिग्री या अनुशासन के लिए मौलिक होता है, कंपलसरी होता है। अगला है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके संदर्भ में सुरक्षा और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होती है? प्रश्न है कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT जिसे बोलते हैं, इसके संदर्भ में सुरक्षा और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होती है? ऑप्शन है इसमें प्रश्न पत्रों के लीक होने की संभावना न्यूनतम होती है और मूल्यांकन पूरी तरह स्वचालित होता है। ठीक है भाई, बात तो सही है। इसमें छात्र एक दूसरे की स्क्रीन आसानी से देख सकते हैं, बहुत गलत बात है। इसमें परिणाम आने में कई साल लगते हैं, अरे भाई तुरंत रिजल्ट आ जाता है। इसमें केवल मौखिक परीक्षा होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। आप सभी जानते हैं CBT आपने सभी दिलाते होंगे, है ना।
खास करके आपका रेलवे, एसएससी और जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड अथॉरिटी होते हैं। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है इसमें सुरक्षा, जो सिक्योरिटी है और जो आपका पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं जिसे, सुनिश्चित करने के लिए ये दोनों को ही अत्याधुनिक तकनीक, कड़े नियम और मजबूत सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे अभी नीट की परीक्षा हुई तो इसमें बहुत सारा एरर पाया गया, देखें मिस्टेक्स पाई गई हैं, और आज ही आपके धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया। ठीक है, तो नीट की परीक्षा को भी सीबीटी के माध्यम से ही लेना चाहिए। ठीक है, सरकार बोल रही थी कि आर्मी के माध्यम से अब सभी चीज़ों को कराया जाएगा, लेकिन सही तरीका है सीबीटी से लीजिए। जब इतना बड़ा आपके पास एजेंसी है और इतने ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी हैं, तो आपको ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अत्याधुनिक तकनीकें हैं, कड़े नियम हैं और मजबूत जो आपका सॉफ्टवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका उपयोग किया जाता है ताकि एकदम सिक्योरिटी बने रहे, सुरक्षा रहे, है ना। इसमें डेटा पूरा आपका इंक्रिप्शन मोड में रहते हैं। जो प्रश्न पत्र का जो मुख्य सर्वर, इस पर पूरी तरह से इंक्रिप्ट करके रखा जाता है। ठीक है, परीक्षा शुरू होने से ये मात्र कुछ मिनट पहले ही क्या होता है, डिजिटल की के जरिए प्रश्न पत्र खुलता है, तो बहुत ही ज़्यादा आपका सिक्योर हो जाता है दोस्तों, जिससे पेपर लीक होने की संभावना पूरी शून्य हो जाती है। आपने देखा था अभी व्यापम में, बिलासपुर में एक कांड हुआ था दोस्तों, जिसकी वजह से इतने सख्त नियम कानून बन गए हैं कि टी शर्ट हाफ पहन के आना है, कोई भी मेटल आइटम नहीं रख सकते हैं। और आपने देखा होगा जैसे कि दो छात्र पास पास भी होते हैं, दूसरे की स्क्रीन को भी देखते हैं, तब भी उनका कंप्यूटर स्क्रीन पर जो प्रश्न और उनके विकल्प का क्रम अलग अलग रहता है, मतलब शफलिंग कर दिया जाता है, जिसको ही क्या बोलते हैं दोस्तों, रेंडमाइजेशन बोलते हैं, रेंडमाइजेशन। इससे नकल करना असंभव हो जाता है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होता है उसमें। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले ही छात्रों का फिंगरप्रिंट लेते हैं, आइरिस स्कैन होता है, लाइव फोटो वेरिफिकेशन होता है। इससे किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने की जो प्रॉक्सी कैंडिडेट है वो मामले भी रोक लग जाती है दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा आपका ये सिक्योर हो जाता है। और इसके साथ साथ आपका जो एक लॉकडाउन ब्राउज़र भी लगाते हैं। लॉकडाउन ब्राउज़र कहने का मतलब है परीक्षा के दौरान जो कंप्यूटर पर कोई अन्य टैब या टैबलेट या मोबाइल या सॉफ्टवेयर नहीं खोला जा सकता। इसकी मतलब जो स्क्रीन है, आपका सिस्टम लॉक रहता है, सिर्फ आपका वही पेज खुला रहता है जिसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। कोई और वेबसाइट आप नहीं खोल सकते, कोई और स्क्रीन नहीं खोल सकते, कोई और कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपको माउस से ही काम करना होता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, आप लोगों ने दिया होगा, तो काफ़ी सिक्योर रहता है ये। ठीक है, एआई प्रॉक्टरिंग भी रहता है इसमें, रिमोट और एआई का इसमें सेटिंग्स करके रखा जाता है, जबकि परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा के अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका एआई छात्र के चेहरे ही जो हलचल हैं, आंखों की दिशा है, कैमरे की आवाज़ों पर नज़र रखते हैं, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि जो भी एक्टिविटी होती है उस पर तुरंत अलर्ट जनरेट होता है दोस्तों। तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी हो जाती है ना। मानवीय हस्तक्षेप का कोई भी इसमें उपयोग नहीं होता है। जैसे कि आपका कॉपी की जांच पूरी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम ही करती है ना। ओएमआर शीट मिलता है आप लोगों को, वो आपका डायरेक्ट मशीन चेक करती है। तो पूरी तरह से क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा स्वचालित ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन होता है। इसमें किसी शिक्षक या परीक्षक का व्यक्तिगत पक्षपात या इसमें शामिल नहीं होता, कोई भी इसमें गलती नहीं होती है। रिस्पॉन्स शीट भी मिलती है आपको, आंसर की भी मिलती है, मतलब परीक्षा समाप्त होने के कुछ दिनों के बाद आपको जो उनकी लॉगिन आईडी पर जाकर के रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं, जो कि और ऑफिशियल आंसर से लोग मिला भी सकते हैं अपना सभी चीज़ों को। ठीक है, अपने स्वयं अंक देख सकते हैं बच्चे। इसके बाद लास्ट में आपके पास एक आपत्ति दर्ज करने के लिए जो ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट या ऑब्जेक्शन ऑप्शन आता है, कि यदि कोई छात्र है, किसी प्रश्न या उत्तर पर संदेह है उसको, तो वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपनी आपत्ति को साक्ष्यों के साथ दर्ज कर सकता है। और यही चीज़ यहाँ पर अभी हुआ भी था। ठीक है, ठीक है। तो सीबीटी के बारे में इतनी पर्याप्त जानकारी आपको दे दिया गया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है मूल्यांकन पद्धति में रूब्रिक्स जो होते हैं उसका मुख्य घटक क्या होता है। आपको रूब्रिक्स और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो दोनों के बारे में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस लगाते चलिए। देखिए, आपका प्रैक्टिस भी होते चलेगा, आपको थ्योरी भी बता दिया हूँ, आपको बहुत सारे एमसीक्यू भी करा दिया हूँ, और यहाँ पे और भी एमसीक्यू करते चल रहे हैं। छात्र के माता पिता का नाम, ये तो कोई बात नहीं, गलत है। मूल्यांकन के मानदंड, क्राइटेरिया और प्रदर्शन के स्तर पर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस किया जाता है दोस्तों। देखिए, इसमें भी एक मानदंड क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, और उसके बच्चे विद्यार्थी के प्रदर्शन के आधार पर ही दोस्तों उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो रूब्रिक्स क्या हुआ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यवहारिक टूल है दोस्तों, इसको आप समझ लेंगे। और इसका मुख्य कार्य है छात्रों के जो काम है, जैसे कि आपका मैं बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट है, निबंध है, उनका प्रेजेंटेशन है, उसका असाइनमेंट है, इसको निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आंकना होता है। ठीक है, अब बात करें रूब्रिक का जो मानदंड बोला है, या सॉरी आपका मुख्य घटक की बात की, तो जो इसका मुख्य सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्य घटक है, ये उन गुणों या आपके कौशल और विशेषताओं की सूची बताता है जिन्हें शिक्षक छात्र के काम में देखना चाहते हैं। छात्र को बताता है कि किन किन बिंदुओं पर उनको परखा जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ आपको, जैसे आपकी आपकी कंटेंट है, व्याकरण की शुद्धता है, ग्रामर, इसका संगठन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन,
है ना, कोई मतलब एक निबंध लिखवा दिए, निबंध लिखवाने पे उसका जो है ग्रामर का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, व्याकरण किस प्रकार का लिखा है बच्चे का, तो ये सभी चीज़ों को उसको क्या करेंगे, आकलन करेगा वहाँ पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के अवबोध स्तर जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, कौन दिया था दोस्तों, मॉरिसन भैया ने दिया था। कौन, मॉरिसन। पर शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो टीचर है उसकी मुख्य भूमिका क्या होगी। ऑप्शन है, छात्रों को बिना समझे तथ्यों को याद करने के लिए मजबूर करना, गलत बात है। तथ्यों और सिद्धांतों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना और उदाहरण देना, बिल्कुल सही बात है ये। कक्षा से पूरी तरह अनुपस्थित रहना, गलत है। केवल गृह कार्य करना, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, टीचर का क्या मुख्य भूमिका होगा कि उन जो जो तथ्य हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो उसके जो कंटेंट्स हैं, है ना, और जो उसके सिद्धांत हैं, उसके बीच संबंधों को क्या करना है, स्पष्ट करना और उसका उदाहरण देगा दोस्तों, तभी तो बोध विकसित होगा, है ना। नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के जो वर्गीकरण है ना, उसमें मनोप्रेरणा क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन में हस्त कौशल, जो मैनिपुलेशन का क्या अर्थ होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, ऑप्शन है, निर्देशों के आधार पर किसी शारीरिक कार्य मशीन को संचालित करना, किसी कविता को याद करना, या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, या दूसरों से बहस करना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निर्देशों के आधार पर किसी शारीरिक कार्य या मशीन को संचालित करना। देखिए यहाँ पर ब्लूम के जो वर्गीकरण है, जिसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के मनोप्रेरणा क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत हस्त जो कौशल है, मैनिपुलेशन जिसे बोल रहे हैं, इसका अर्थ है आपका जो आपके निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देशों या आपका स्मृति मेमोरी जो है, उसी के आधार पर किसी शारीरिक कार्य या कौशल को स्वतंत्र रूप से करना होता है। इस चरण में जो आपका छात्र केवल किसी शिक्षक को देखकर नकल नहीं करता, मतलब जो कि पहला चरण इमिटेशन में होता है, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्देशों को समझ करके स्वयं अपने हाथों से उस कार्य को करने का प्रयास करता है। हस्त कौशल मैनिपुलेशन की मुख्य विशेषताएं, अब यहाँ पे मैनिपुलेशन समझिए, मैनिपुलेशन की आपकी मुख्य इसकी विशेषता समझिए। इसमें निर्देशों का पालन करना रहता है, सबसे पहले याद रखें कि इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, है ना। इसमें आपका जो निर्देशन है उसको पालन करना रहता है। छात्र किसी जो लिखित आपको जो गाइड दिया जाता है या मैनुअल दिया जाता है, या शिक्षक के मौखिक निर्देशों को पढ़कर या सुन करके शारीरिक गतिविधि करते हैं दोस्तों, फिजिकल एक्शन करते हैं। जैसे कंप्यूटर लैब में लिखे हुए जो आपके स्टेप्स को पढ़कर खुद से एक नया फोल्डर बनाने का, या MS वर्ड में टाइप करना सीखते हैं, है ना। या आपका दूसरा आपका जो हो गया आपका मैनिपुलेशन का जो मुख्य विशेषता है उसमें स्वतंत्रता की शुरुआत। इसमें बोलते हैं दोस्तों छात्र को कार्य करने के लिए हर समय शिक्षक के जो आपका लाइव जो प्रदर्शन है, डेमोन्स्ट्रेशन, उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। वह बिना किसी को सामने देखे अपने हाथों और मांसपेशियों का उपयोग करके काम को पूरा कर सकता है। साइकोमोटर की बात हो रही है ना। और इससे अभ्यास और आदत भी बनाना होता है, इसमें होता है दोस्तों, है ना। छात्र बार बार अभ्यास करते हैं, हालांकि आपका देखेंगे इसमें काम की गति जो होती है वो थोड़ा धीमी होती है, क्योंकि खुद से कर रहा है वो, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन वो क्रिया को स्वयं निष्पादित करना सीख जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, गगने के अनुसार सिद्धांत अधिगम प्रिंसिपल लर्निंग के लिए क्या आवश्यक होता है। गगने के अनुसार सिद्धांत अधिगम प्रिंसिपल लर्निंग के लिए क्या आवश्यक होता है। केवल अक्षरों को पहचानना, संबंधित अवधारणाओं कॉन्सेप्ट्स को पूर्व ज्ञान होना, बिना सोचे समझे अभ्यास करना, या केवल पुरस्कार मिलना। देखिए मैं आपको पहले भी बताया था, जो रॉबर्ट गगने हैं या गैने हैं, इनका जो अधिगम पादानुक्रम था, जिसको हम हायरार्की ऑफ लर्निंग बोलते हैं, उसके अनुसार जो सिद्धांत अधिगम प्रिंसिपल रूल लर्निंग जो है, इसके लिए सबसे अनिवार्य और पूरी आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब अवधारणा जो अधिगम है, जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है, उसको यहाँ पर सबसे आवश्यक बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा दोस्तों। और बता देता हूँ कि जो आपके जो साइंटिस्ट थे, मतलब जो आपके मनोवैज्ञानिक थे गैने जी, उनका अनुसार शिक्षार्थी तब तक किसी नियम या सिद्धांत को नहीं सीख सकता जब तक कि उस सिद्धांत को उसमें शामिल बुनियादी जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको स्पष्ट नॉलेज ना हो। ये एकदम बेस्ट और बहुत सही बात है दोस्तों। किसी भी चीज़ में मतलब आपको सीखना है या समझना है तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। रटने पर फोकस नहीं दिया जाता, हर एक चीज़ को समझना जरूरी है। यहाँ पर मैं इसलिए क्वेश्चन पर थोड़ा सा अपना यहाँ पे टिप्पणी जरूर करता हूँ, हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ आपकी विकसित हो। तो कॉन्सेप्ट का पूर्व ज्ञान होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है, ठीक है, याद रखेंगे प्रिंसिपल लर्निंग में क्या आवश्यक होता है, कॉन्सेप्ट का पूर्व ज्ञान, किसके अनुसार, गैगने के अनुसार। अगला प्रश्न है, किशोर शिक्षार्थियों में समकक्ष समूह, जो किशोर शिक्षार्थी होते हैं उसमें जो पीर ग्रुप होते हैं, उसको बढ़ते प्रभाव पर क्या परिणाम होता है, उनके बढ़ते प्रभाव का क्या परिणाम होगा। वह पूरी तरह माता पिता के आज्ञाकारी बन जाते हैं, वह अपनी पहचान और मूल्यों के लिए अपने दोस्तों के दृष्टिकोण को अधिक महत्व देते हैं, ये वह बोलना बंद कर देते हैं, या उनका मानसिक विकास रुक जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, अभी किशोर शिक्षार्थी जो होते हैं
है ना, समकक्ष समूह जो पीर ग्रुप होते हैं। तो जो पीर ग्रुप हैं जो है ना किशोर शिक्षार्थी मतलब कि एडोलोसेंट जो लर्नर्स हैं, है ना, किशोर शिक्षार्थी को इंग्लिश में बोलते हैं एडोलोसेंट आपके लर्नर्स, है ना। इनके जीवन में जो आपके समकक्ष समूह जो होते हैं पीर ग्रुप होते हैं। जो पीर ग्रुप कहने का मतलब है दोस्तों के साथ जो उठना बैठने वाला जो समूह होता है वो होता है पीर ग्रुप, ठीक है। इसमें जो इसका प्रभाव जो है बहुत गहरा होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, इस एज से आप लोग गुजरे होंगे। तो जो किशोर शिक्षार्थी हैं वो लोग अपने दोस्तों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं माता पिता को छोड़ करके। जो 12 से 18 वर्ष के होते हैं, लगभग 12 से 18 ईयर के होते हैं, और 18 ईयर्स के बाद एडल्ट वाले एज में आ जाते हैं, जैसे आप लोग होंगे अभी। हाँ, तो 12 से 18 वर्ष के बच्चे अपने माता पिता या शिक्षक से अधिक अपने दोस्तों के विचारों या पहनावे या उनके व्यवहार को महत्व देते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10वीं पास करके ना आप 11वीं में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो 90% लोग ना, मान लो उसके दोस्त लोग ले रहे हैं मैथ्स, तो इससे मैथ्स नहीं बनेगा ना ये व्यक्ति से, तो भी ये जाएगा मैथ्स सब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है। या मान लीजिए इसका एक दोस्त है या दो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, इन लोग ले लेंगे बायो या कॉमर्स ले लेंगे। अब इन लोग कॉमर्स या बायो ले रहे हैं तो मैं भी इसमें जाऊंगा, ऐसा समझ रहे हो। तो मतलब उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, इस पर फोकस नहीं करेंगे। बच्चे की एबिलिटी क्या है वो उस चीज़ को नहीं देखेगा भाई, वो किसको ध्यान देगा, दोस्तों को। मेरा दोस्त तो वो कर रहा है मैं भी उसको करूँगा। तो 90% ना लगभग डिसीजन यहीं पर गलत ले लेते हैं जो भी स्टूडेंट्स होते हैं। 11th में आप लोग सिलेबस या सब्जेक्ट गलत चयन करते हैं, उसके बाद में फिर जाकर कुछ और लेते हैं, फिर बाद में किसी और चीज़ का तैयारी करते हैं, फिर लास्ट में किसी और चीज़ में आते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका हो जाता है दोस्तों। इसमें गलती कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी होती है, क्योंकि बच्चे को क्या है, दोस्तों के साथ वो भिड़ा हुआ है, मिला हुआ है ना। तो पेरेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है उस पर जाना चाहिए, ना कि उसके दोस्त, है ना। और उनको सही गाइडेंस भी देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कॉमर्स वाले जो है वो आपका सीए वगैरह बनेंगे या आईसीडब्ल्यू कोर्स होता है वो सब करेंगे, है ना, उनके लिए ऑप्शंस रहेगा, बैंकिंग का ऑप्शन हो गया। मैथ्स वाला क्या इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियरिंग करने जाएगा, बीई बीटेक करेगा। बायो वाला क्या करेगा, आपका डॉक्टर के लिए तैयारी करेगा या नर्सिंग के लिए करेगा या फार्मेसी के लिए करेगा, बहुत सारे विकल्प है। तो पेरेंट को यहाँ पे देखना चाहिए कि किसमें ज़्यादा अच्छा स्कोप है, बच्चा क्या चीज़ को अच्छे से ग्रहण कर पा रहा है, किसमें उसका इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट उसका ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पेरेंट्स एंड टीचर्स को ध्यान देना चाहिए। तो जो आपके किशोर शिक्षार्थी होते हैं 12 से 18 वर्ष के, वो अपने पीर ग्रुप, है ना, अपनी पहचान और मूल्यों के लिए अपने दोस्तों के दृष्टिकोण को अधिक महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, है ना। जैसे उनका दोस्त, उनके विचार होंगे, उनके पहनावे, उनका व्यवहार होगा, उसी पे ज़्यादा महत्व देंगे। और इसके बढ़ते प्रभाव के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही आपके क्या है दोस्तों परिणाम होते हैं। खास करके इसमें देखेंगे नेगेटिव रोल ज़्यादा होता है, लेकिन पॉजिटिव भी आपके कुछ इम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है, किशोर अपने बच्चे दोस्तों के बीच मतलब जो होते हैं उनको समझने की कोशिश करने लग जाते हैं कि वो कौन है। सहकर्मी समूह हो जाते हैं, उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने और अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद मिलती है। इमोशनली सपोर्ट मिलता है। इस उम्र में होने वाले जो आपके फिजिकल चेंज है या मानसिक बदलाव होता है उसको दोनों दोस्त बेहतर, सबसे बेहतर समझते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ है। जो संकट या तनाव के समय दोस्त एक दूसरे को मानसिक सहारा देते हैं भाई। साथ ही साथ आपका सोशल स्किल है, दोस्त के साथ रहने वाला किशोर मध्य मान लो टीम का सहयोगी है, टीम वर्क वाला है, बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा रखता है, तो उसके गुण उसके साथ ही साथ उसका भी आपका विकसित होने लग जाता है। नेगेटिव तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, जैसे समानता का दबाव होता है, पीर प्रेशर, समूह का हिस्सा बने रहने के लिए किशोर उन पर उनके अनेक जैसे दिखने या व्यवहार करने का भारी मानसिकता दबाव होता है ना। जैसे मतलब मान लीजिए आप लड़की हैं, तो यहाँ पर आप आपकी फ्रेंड अच्छी दिख रही है, तैयार होकर आ गई, ब्यूटी पार्लर से आ गई, तो आप भी बोलेंगे कि अरे हाँ वो वाला ब्यूटी पार्लर गई है, मेरे को भी जाना है, मेरे को भी सुंदर दिखना है। तो आपको प्रेशर रहेगा, है ना कि आपको यहाँ पर क्या है अच्छा दिखना है। जोखिम भरे व्यवहार आप लेंगे, दोस्तों के दबाव में आकर या उनके बीच आपका कूल दिखने की जगह में कई बार किशोर गलत आदत को भी शिकार होते हैं। जैसे आपका कुछ लोग जो लड़के लोग होते हैं इस समय 11-12 के एज में जनरली सिगरेट स्मोकिंग करने लग जाते हैं, नशा करते हैं या स्कूल बंक करते हैं, है ना। बहुत सारे जो नियम को लोग तोड़ देते हैं, तो नेगेटिव इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है कहीं से देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी बात हो गई इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वयस्क शिक्षार्थियों इनके ह्यूरिस्टिक या अनुभवजन्य अधिगम को क्या प्रभावी बनाता है। वयस्क शिक्षार्थियों के लिए ह्यूरिस्टिक या अनुभवजन्य अधिगम क्यों प्रभावी होते हैं। ऑप्शन है क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, गलत है। क्योंकि ये उनके वास्तविक जीवन के अनुभव और समस्या समाधान कौशल से सीधे जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है, गलत है। ऑप्शन डी क्योंकि ये पूरी तरह शिक्षक पर निर्भर होते हैं, ये भी गलत है। देखिए जो वयस्क शिक्षार्थी हैं, एडल्ट लर्नर्स हैं, है ना, इनके लिए ह्यूरिस्टिक या अनुभवजन्य अधिगम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए अनुभवजन्य मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसके अत्यधिक प्रभावी होते हैं, ठीक है। तो जो एडल्ट होते हैं, है ना,
वो पारंपरिक रटने की प्रणाली के बजाय अनुभव के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं दोस्तों। ये इस बात को कहा गया है क्योंकि उनमें वास्तविक जीवन के अनुभव और समस्या समाधानों कौशल से सीधे जुड़ता है दोस्तों। ह्यूरिस्टिक मतलब आपको कोच करेगा, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस से कम लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कक्षा में कुछ कुछ छात्र दृश्य शिक्षार्थी विजुअल लर्नर्स हैं तो शिक्षक को किस सामग्री का अधिक उपयोग करना चाहिए? केवल रेडियो और पॉडकास्ट का? गलत। रेखाचित्र, इन्फोग्राफिक्स और चार्ट वीडियो का? बिल्कुल सही। लंबे व्याख्यानों का? गलत। केवल मौखिक डिक्टेशन का? ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है। देखिए, बात कर रहे हैं विजुअल लर्नर्स। ठीक है। विजुअल लर्नर्स कौन होते हैं? वह छात्र जो चीज़ों को देख करके सबसे बेहतर और जल्दी सीखते हैं। उन्हें जानकारी को याद रखने के लिए दृश्यात्मक जो विजुअल प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है ना? आप भी देखेंगे कि आपको कोई दोस्त होगा, है ना? उनको कोई चीज़ दिखा दो एक बार तो वो भूलते नहीं हैं। या किसी का चेहरा हो या फिर जगह रास्ता हो या किसी का घर हो या कुछ भी हो, उनको एक बार दिखा दो तो उनके दिमाग में वो चीज़ छप जाता है। वही ये कौन है दोस्तों? विजुअल लर्नर्स होते हैं। ठीक है। देख करके सबसे बेहतर और जल्दी तरीके से सीखते हैं। रेखा चित्र हो गया या इन्फोग्राफिक्स से चार्ट हो गया, वीडियो, इसको यहाँ पर क्या है दोस्तों, शिक्षक को दिखाना चाहिए उन लोगों को जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, विजुअल लर्नर्स होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधित, जिसे बोलते हैं लर्नर रिलेटेड कारक होता है? कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट शिक्षण को प्रभावित करने वाला छात्र केंद्रित की बात हो रहा है, लर्नर रिलेटेड कारक होता है? शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्र की प्रेरणा का स्तर। ठीक है। छात्र की प्रेरणा का स्तर और तत्परता, मोटिवेशन लेवल, है ना, एंड रेडीनेस ऑफ लर्निंग। तो ये आपका इसका सही उत्तर है। छात्र संबंधित प्रभावित करने वाले जो शिक्षण तत्व हैं। लर्नर रिलेटेड कारक मतलब कि उन तत्वों से संबंधित है जो सीधे तौर पर छात्र के आंतरिक व्यक्तित्व या उसकी मानसिक स्थिति या उसकी जो शारीरिक क्षमता उससे जुड़ा होता है। ठीक है। और जो आपका ये तत्परता की बात हो रही है यहाँ पर, हाँ, प्रेरणा और आपका जो तत्परता है, मोटिवेशन एंड रेडीनेस, ये थॉर्नडाइक का जो आपका तत्परता का नियम आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रेडियंस, उसी के अनुसार है। जब तक छात्र मानसिक या शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं होता तब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता, तब तक उसे कोई भी शिक्षक प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा सकता, है ना? आप किसी को जबरन कोई भी चीज़ कराएंगे तो वो नहीं होगा, सक्सेस तो नहीं होगा, है ना? अच्छे से तो वो नहीं आएगा उसमें रिजल्ट आउट। दिस इज ट्रू। तो जब तक खुद नहीं प्रयास करेगा, जब तक खुद उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, खुद नहीं चाहेगा, तब तक उसे प्रभावी ढंग से शिक्षक नहीं सिखा सकता। ये पूरी तरह से किस पे निर्भर करता है? लर्नर रिलेटेड, मतलब छात्र पर निर्भर करता है। इसलिए ये लर्नर रिलेटेड होता है दोस्तों, कारक है। नेक्स्ट है आपका, शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने में शिक्षक छात्र अनुपात, जो टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है, इसका महत्व क्या होता है? शैक्षणिक वातावरण, शैक्षिक, ठीक है। ऑप्शन है, अनुपात जितना अधिक होगा पढ़ाई उतनी अच्छी होगी। एक संतुलित अनुपात शिक्षक को प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने में मदद करता है और इसका शिक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या केवल प्रशासनिक खर्च कम करता है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक संतुलित अनुपात शिक्षक को प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देने में मदद करना होता है। ठीक है। और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बुनियादी कारक होता है दोस्तों। अनुपात ये तय करता है कि कक्षा में एक शिक्षक पर कितने आपके छात्रों की जिम्मेदारी है। जैसे भारत में आपका शिक्षा अधिकार अधिनियम जो आरटीआई है ना, राइट टू एजुकेशन, जो आपका नियम है, उसके तहत अनुपात जो आमतौर पर जो है एक आइडल जो आपका रेशियो है वो है आपका 1:30, मतलब 30 शिक्षार्थी के बीच में एक आपका शिक्षक होगा। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका व्यक्तिगत ध्यान दे पाएगा टीचर, कक्षा का प्रबंधन और अनुशासन बना रहेगा, है ना? साथ ही साथ जो आपका नवीन शिक्षण विधियों का भी उपयोग कर पाएगा टीचर अच्छे से, और जो आपका समावेशी शिक्षा भी जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ पे सफल क्रियान्वयन होगा। ठीक है। और देखा जाए तो आपके जो शिक्षक है उसकी कार्यकुशलता और उसके मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, है ना? ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा उसके ऊपर, सही ढंग से वो अपना टीचिंग का कार्य कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, संगोष्ठी या सेमिनार। संगोष्ठी या आपका सेमिनार विधि किस प्रकार की शिक्षण पद्धति है? अत्यधिक शिक्षक केंद्रित, उच्च शिक्षा में उपयोग की जाने वाली शिक्षार्थी केंद्रित या मिश्रित पद्धति, या केवल प्राथमिक स्तर की विधि, या एक तरफा व्याख्यान विधि? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा में उपयोग की जाने वाली शिक्षार्थी केंद्रित या मिश्रित पद्धति। ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों स्टूडेंट सेंटर्ड या एक्टिव लर्निंग मेथड का हिस्सा है। छात्र केंद्रित पद्धति में देखिए, बोला जाए तो पारंपरिक व्याख्यान विधि जो होता है आपका लेक्चर मेथड, इसके जस्ट विपरीत है, जहाँ केवल शिक्षक बोलता है और छात्र निष्क्रिय और श्रोता होता है। सेमिनार में छात्र मुख्य भूमिका में होता है दोस्तों। सेमिनार जब भी होता है तो सात छात्र जो होगा उसमें मुख्य भूमिका होता है। इसमें छात्र स्वयं किसी विषय पर या आपका जो शोध हो गया, रिसर्च करते हैं, पेपर तैयार करते हैं और उसे कक्षा या समूह के सामने प्रस्तुत करते हैं। सेमिनार जब भी ऑर्गेनाइज होगा इसमें टीचर नहीं बोलेगा, इसमें मुख्य रूप से कौन आपका प्रेजेंट करेगा सेमिनार, वो है आपका चिल्ड्रन या स्टूडेंट करेगा। ठीक है, स्टूडेंट करेगा।
इसलिए उच्च शिक्षा में उपयोग की जाने वाली शिक्षार्थी केंद्रित और मिश्रित पद्धति होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक या विचार विमर्श पद्धति भी बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेमिनार विधि पूरी तरह से विचारों के आदान प्रदान पर आधारित होती है ना। प्रेजेंटेशन के बाद एक खुला प्रश्न उत्तर भी आपका सेशन होता है, जहाँ समूह के अन्य सदस्य या शिक्षक होते हैं या बच्चे और शिक्षार्थी होते हैं, है ना, वो सवाल पूछते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक, ताकि इससे छात्रों में क्या हो सके, जो टीचर भी इसमें प्रश्न करता है ना, अपोजिट क्वेश्चन करता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है, इसमें छात्रों में इसमें क्रिटिकल जो आपकी थिंकिंग है, जो रचनात्मक सोच है, उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षक इसमें कार्य भी करता है। नेक्स्ट है ऑफलाइन शिक्षण पद्धतियाँ। जो ऑफलाइन शिक्षण पद्धतियों की तुलना में ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों की मुख्य सीमा क्या होती है? ऑफलाइन शिक्षण पद्धतियों की तुलना में ऑनलाइन शिक्षण पद्धतियों की मुख्य सीमा क्या होगी? ऑप्शन है, ऑनलाइन पद्धतियों में अध्ययन सामग्री नहीं होता है, इसमें साक्षात सामाजिक अंतःक्रिया, फेस टू फेस सोशल इंटरेक्शन और तत्काल व्यक्तिगत स्पर्श का अभाव हो सकता है। ऑनलाइन पद्धतियाँ बहुत सस्ती होती हैं, इनमें परीक्षाओं का कोई प्रावधान नहीं होता। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो साक्षात जो उसका सामाजिक सोशल इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस सोशल इंटरेक्शन या तत्काल व्यक्तिगत स्पर्श जो है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, अभाव होता है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होगा दोस्तों, हम लोग एक दूसरे को देखेंगे नहीं, सोशल आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होता है ना। प्रत्यक्ष सामाजिक और भावनात्मक अंतःक्रिया की इसमें कमी देखी गई है। छात्र क्या होता है दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ उठने बैठने या बात करने के साथ, जैसे खेलने से जो सामाजिक उसकी जो सोशल स्किल्स है वो डेवलप होती है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ऑनलाइन में असंभव है। ऑफलाइन शिक्षा में या ऑफलाइन कक्षा में, है ना, शिक्षक और छात्र के बीच एक जीवित जो आपका संबंध होता है, बस शिक्षक छात्र के चेहरे के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि उसे समझ आया है या नहीं। ऑनलाइन में आपका देखा जाए तो ये मानवीय स्पर्श जो ह्यूमन टच है, ये गायब रहता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक नेशनल कोऑर्डिनेशन के रूप में जो एनपीटीईएल है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए स्वयं पर कोर्स संचालित करता है? ठीक है, एनपीटीईएल की बात हो रही है दोस्तों। एनपीटीईएल का फुल फॉर्म होता है, जान लीजिए आप लोग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। ठीक है, एनहेंस्ड लर्निंग, ये होता है एनपीटीईएल का फुल फॉर्म, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। ठीक है, तो मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए स्वयं पर यह कोर्स संचालित करता है? स्कूली शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा या शिक्षण प्रशिक्षण। सही उत्तर है दोस्तों इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, देखिए आपका भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपका राष्ट्रीय समन्वयक, नेशनल जो कोऑर्डिनेटर है, इसके रूप में जो आपका एनपीटीईएल है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। ठीक है, ये मुख्य रूप से आपका जो इंजीनियरिंग हो गया या आपका जो टेक्निकल क्षेत्र हो गया, है ना, इसमें स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका कोर्स को संचालित करता है और इसका फोकस मुख्य रूप से आपका इंजीनियरिंग और टेक्निकल सेक्टर ही है दोस्तों। इंजीनियरिंग के अलावा भी इसमें आपका जो बुनियादी जो विज्ञान है, जैसे कि आपका बेसिक फाउंडेशन साइंसेस हो गए, मैनेजमेंट हो गया या ह्यूमैनिटीज़ हो गया, इस विषय पर भी एनपीटीईएल इसमें काम करता है दोस्तों। ठीक, ध्यान रखेंगे जो एनपीटीईएल है इसका संचालन देखा जाए तो देश का जो प्रतिष्ठित आईआईटी जो मद्रास हो गया, है ना, या आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हो गया, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा ये आपका संचालित किया जाता है, उनके द्वारा कंटेंट दिया जाता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे जो आपका स्वयं है, स्वयं का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, स्वयं के बारे में भी बता चुका हूँ, तो स्वयं के जो अन्य प्रमुख राष्ट्रीय समन्वयक हैं उनके क्षेत्र भी आप जान लीजिए दोस्तों। जैसे मैंने बताया एनपीटीईएल अभी, तो एनपीटीईएल का क्या बता दिया मैंने, आपका इंजीनियरिंग हो गया, साथ ही साथ आपका टेक्निकल फील्ड हो गया। वहीं आपका यूजीसी की बात करूं, यूनाइटेड ग्रेड कमीशन, ये आपका जो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस इसके लिए होता है। साथ ही साथ देखेंगे जो आपका एआईसीटीई होता है, ओनली एआईसीटीई। ठीक है, ये जो आपका है ये सेल्फ पेस्ड और जो इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं, स्वगति और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, है ना, सेल्फ पेस्ड, उस पर ये आपका क्या करता है दोस्तों, शैक्षणिक यहाँ पे ये कोर्स देता है। इसमें सेल्फ पेस्ड हो गया आपका, एंड साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया, जो आपके इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं उस पर। इग्न्यू हो गया, जो स्कूल से बाहर के छात्रों को जो है आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स को देता है, ओपन स्कूल के लिए। एनसीईआरटी भी है इसमें, जो स्कूली शिक्षा देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो हैं जो आपके स्वयं के और भी क्या है प्रमुख राष्ट्रीय समन्वयक कोऑर्डिनेटर्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वयं प्रभा के चैनलों को अपलिंक करने का कार्य कहाँ से किया जाता है? अपलिंक है ना, ये अपलिंक, ठीक है, अपलिंक पढ़ लिया था मैंने गलती से,
तो स्वयं प्रभा के चैनल को अपलिंक करने का कार्य कहाँ से किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है इसरो बेंगलुरु से, या BISAG गांधीनगर से, IIT दिल्ली से, या शिक्षा मंत्रालय न्यू दिल्ली से। सही उत्तर है दोस्तों आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, BISAG गांधीनगर। BISAG मतलब क्या हो गया? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर है, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, BISAG का फुल फॉर्म क्या होता है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये गांधीनगर से ही अपलिंक किया जाता है दोस्तों। गांधीनगर कहाँ है? आपका गुजरात में है। ठीक है, कौन से सैटेलाइट से अगर प्रसारित किया जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ, GSAT-15 से इसको लॉन्च किया जाता है उपग्रह को। ठीक है, 40 से भी अधिक जो है DTH चैनल इसमें प्रसारित किया जाता है ना। 24x7 आपको इसमें आपका टेलीकास्ट किया जाता है, आपको बता चुका हूँ पहले से ही। ठीक, तो इतना याद रखना है स्वयं प्रभा के बारे में। स्वयं और स्वयं प्रभा की शुरुआत भी बता चुका हूँ मैं आपको कि 9 जुलाई 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूक मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत चर्चा मंच जो डिस्कशन फोरम होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? मूक जो है आपका मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत चर्चा मंच डिस्कशन फोरम का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन है छात्रों को आपस में गपशप करने के लिए मंच देना, गलत। छात्रों और शंका समाधानकर्ताओं के बीच प्रश्नों और संशयों को दूर करने के लिए संवेदात्मक माध्यम प्रदान करना, जी। सी क्या है? केवल विज्ञापन दिखाना, गलत। और परीक्षा के अंक अपलोड करना, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। देखिए, छात्रों की जो शंकाएं हैं का समाधान करना और उनके बीच का जो सहयोगात्मक शिक्षा होता है जिसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, उसको बढ़ावा देना ही यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों? डिस्कवरम फॉर्म का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, जहाँ आपका डाउट क्लियरिंग करेंगे छात्र, जो कोर्स कंटेंट से जुड़ेंगे, अपने सवाल या अपने जो भी इनको भ्रम है, डाउट्स हैं, उसको पोस्ट कर सकते हैं, जिनका उत्तर विषय विशेषज्ञों के साथी के द्वारा छात्रों को दिया जाता है। सहकर्मी से आपका सहकर्मीवाद भी करते हैं, इसमें पीयर टू पीयर इंटरेक्शन भी होता है ना। देश विदेश के जो आपके अलग अलग हिस्से से आए हुए जो कोर्स पढ़ रहे हैं छात्र हैं, वो आपस में विचार और ज्ञान का भी आदान प्रदान करते हैं। सक्रिय भागीदारी होती है सबकी इसमें, और इसमें फीडबैक मैकेनिज्म में भी काम भी करता है दोस्तों। चलिए अगला है इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड पारंपरिक ब्लैक बोर्ड से किस प्रकार भिन्न है? ये केवल सफ़ेद रंग का होता है। अच्छा, दूसरा, ये कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़कर डिजिटल सामग्री, वीडियो और एनोटेशन के प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इस पर केवल चौक से लिखा जा सकता है, गलत। ये बहुत भारी होता है, इसका कोई शैक्षिक लाभ नहीं, गलत बात है। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षण में आभासी प्रयोगशाला जो वर्चुअल लैब्स का क्या उपयोग होता है? केवल कंप्यूटर गेम दिखाना, बिना भौतिक प्रयोगशाला के इंटरनेट के माध्यम से विज्ञान के प्रयोगों का सुरक्षित व्यवहारिक अनुकरण सिमुलेशन करना। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। जबकि ऑप्शन 3 देखिए, छात्रों की हाजिरी लगाना, गलत है। केवल चित्र को दिखाना, ये भी गलत है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आपके आभासी प्रयोगशाला होते हैं जिसको बोलते हैं वर्चुअल लैब्स, ये भी आपका क्या है 24/7 कभी भी और कहीं भी पहुंच जाता है दोस्तों, मतलब हमेशा उपलब्ध है। छात्र समय और स्थान की पाबंदी के बिना यहाँ पर घर बैठे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी प्रयोग को कितनी भी बार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। इसमें भी आपका महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये वर्चुअल होता है, आभासी होता है ना, और इसमें रिस्क भी नहीं रहता है। तो आधुनिक शिक्षा में आभासी जो प्रयोगशाला है, वर्चुअल लैब्स है, इसका मुख्य उपयोग क्या हो गया? छात्रों को बिना किसी भौतिक प्रयोगशाला, फिजिकल लैब या इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर या मोबाइल या व्यावहारिक प्रैक्टिकल प्रयोग का अनुभव ही कराना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद शिक्षक को सामान्यतः क्या कराना चाहिए? रेमेडी। ठीक है, रेमेडी देंगे। रेमेडी मतलब उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी। पहले डायग्नोसिस करेंगे, पहले पता लगाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, और उसका फिर रेमेडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, क्राइटेरियन डिफरेंस इवैल्यूएशन का सही उदाहरण क्या होता है? क्राइटेरिया फिक्स्ड है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्राइटेरिया फिक्स होती है, जबकि नॉर्म्स में क्या होता है दोस्तों, आपका वेरी करता है। तो यूजीसी नेट परीक्षा में टॉप 6% में आना, किसी ड्राइंग टेस्ट में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 80% अंक प्राप्त करना, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, खेलकूद में स्वर्ण पदक जीतना, या यूजीसी नेट परीक्षा में 6% लेके आना। देखिए सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किसी ड्राइंग टेस्ट में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 80% अंक लाना। देखिए मैं आपको बताया था क्राइटेरियन डिफरेंस असेसमेंट, सुनिए, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन जो होता है
इसमें किसी छात्र के प्रदर्शन की तुलना किसी पहले से तय निश्चित जो मानक होता है, जो स्टैंडर्ड होता है या मानदंड बोलते हैं या कटअप बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर 80% शो किया गया है, उसी अंक लाना है ना, मतलब उससे आपको लाना ही इतना। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी छात्र ने कैसे प्रदर्शन किया। 80% छात्र का आया मतलब कि वो क्वालिफाइंग है, मतलब कि वो सेट है, ठीक है। मतलब ड्राइंग टेस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है। ड्राइंग टेस्ट में 80% का अंक नियम, यदि सभी छात्र 80% से अधिक लाएंगे तो सभी उत्तीर्ण माने जाएंगे। ड्राइंग टेस्ट या आपका बोर्ड परीक्षा जो भी हो, उसके लिए आपका कितना है दोस्तों, मान लीजिए 33% आया तो वह व्यक्ति पास है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वही मैं आपको बताया था नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, जिसको बोलते हैं मानक संदर्भित मूल्यांकन, है ना। उसमें क्या होता है, एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना दूसरे छात्र से की जाती है। जैसे आपका यूजीसी नेट में टॉप 6% तो इसमें शो कर दिया है, लेकिन टॉप 6% में यूजीसी नेट की बात करूँ या सीजी सेट की बात करूँ, टॉप 6% में यदि आप टॉप 6% मतलब कहने का मतलब है कि जितने लोग, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री से आपने मतलब मान लीजिए 5,000 लोगों ने एग्जाम दिया। अब 5,000 का 6% जो है दोस्तों, वो आपका निकाला जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज वाइज। तो लगभग लगभग यहाँ पर 300 लोग क्वालिफाइंग करेंगे दोस्तों। अब कितना नंबर आएगा ये मैटर नहीं करता, हाँ, लेकिन क्राइटेरिया फिक्स है। जैसे कि जनरल के लिए आपका 60% लाना है, और आपका स्टेट के जो ओबीसी कैटेगरी के हैं या एसटी एससी कैटेगरी के हैं उनको कितना है, शायद 50% है या 55% है, मुझे एक्सेक्ट याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो इतना लाना तो आपका क्राइटेरिया में फिक्स है, लेकिन जो टॉप के 6% आएगा उसकी तुलना दूसरे से ही तो की जा रही है, तो ये क्या कहला रहा है, आपका नॉर्म रेफरेंस हो गया। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों, नॉर्म रेफरेंस हो गया। खेल कूद में स्वर्ण पदक जीतना, ये भी आपका नॉर्म रेफरेंस हो गया। तो यहाँ पे पूछा था क्राइटेरियन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में इलेक्टिव कोर्सेस, इलेक्टिव कोर्स का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है, एक ऐसा विषय जो सभी के लिए अनिवार्य है, एक ऐसा विषय वैकल्पिक विषय जिसे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विकल्पों में से चुन सकता है। बिल्कुल सही बात है, नाम ही है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और इसमें आपका जो इलेक्टिव कोर्सेज का ही क्या अर्थ हो रहा है कि एक ऐसा विकल्प विषय है जिसे छात्र अपनी रुचि के अनुसार ही विभिन्न विकल्पों में से चुन सकता है, ठीक है। आपकी जो ट्रेडिशनल शिक्षण प्रणाली है, जिसको बोलते हैं पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, इसके ठीक विपरीत है, जहाँ सभी पहले से ही क्या करते हैं दोस्तों, तय रहता है, सभी अनिवार्य होता है। जैसे कि आपको 10वीं में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, 11वीं में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना ही है, तो वो तय रहता है। लेकिन सीबीसीएस छात्रों को अपनी पढ़ाई के अनुकूलित जो कस्टमाइज करने का आज़ादी दी जाता है दोस्तों, उसमें वो लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कोर सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, और कोर सब्जेक्ट में उनको 100% लाना ही पड़ेगा। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसे सीबीटी में तत्काल परिणाम इंस्टेंट फीडबैक का क्या लाभ होता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में तत्काल परिणाम इंस्टेंट फीडबैक का क्या लाभ होता है। ऑप्शन है, इससे शिक्षक का वेतन बढ़ता है। ऑप्शन बी, छात्र तुरंत अपनी ताकत और कमजोरियों को जानकर के सुधार की दिशा में काम कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुरंत फीडबैक मिल रहा है तो उसमें क्या हो, अपनी जानकारी मतलब उसकी क्या उसमें कमी है, कमजोरी है, उसको देख करके सुधार कर सकता है। तीसरा, इससे परीक्षा का खर्च बढ़ता है। गलत बात, ये केवल शिक्षकों के लिए होता है, ये भी गलत है दोस्तों। देखिए सीबीटी जो है तत्काल परिणाम इंस्टेंट जो फीडबैक है, इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि छात्रों को उनके प्रदर्शन की तुरंत और सटीक जानकारी देकर उनके सीखने की प्रक्रिया जो है, लर्निंग प्रोसेस है, उसको तेजी में सुधार लाता है। साथ ही जहाँ जिनके जो शंकाएं हैं उसको भी तुरंत समाधान करता है। जो छात्र परीक्षा की जो तुरंत बाद ये देख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की, क्या सही उत्तर था। इससे गलत अवधारणाएं, जो मिसकंसेप्शन आजकल आते हैं कि हाँ गलत चेकिंग हुआ या कुछ भी है, वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन में पोर्टफोलियो जो होता है, इसका महत्व क्या होता है। देखिए पोर्टफोलियो रूब्रिक से प्रश्न आते हैं, प्रश्न जरूर से, इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का क्या महत्व। ऑप्शन है, ये छात्र के केवल एक दिन के प्रदर्शन को दिखाता है। गलत बात है, ये तो पूरे साल भर का दिखाता है। ये समय की एक निश्चित अवधि में छात्र के कार्यों, उनकी प्रगति, उपलब्धियों के व्यवस्थित संग्रह है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। छात्र एक बैंक की पासबुक है। गलत, ये केवल स्कूल के दस्तावेज भी गलत है। देखिए भाई, पोर्टफोलियो का मुख्य महत्व यही है कि ये किसी छात्र के केवल एक परीक्षा के नंबर दिखाने के बजाय उसके एक लंबी अवधि, जैसे पूरा सत्र या साल के दौरान उसके जो भी काम है, उसका प्रगति है, उसके सीखने के सफर है, उसका एक व्यवस्थित क्या होता है, प्रमाण होता है दोस्तों। कंटिन्यूअस रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब पोर्टफोलियो बनाने का मतलब क्या है भाई, उसका जो जो छात्र है, जो शिक्षार्थी है ना, उसके निरंतर प्रगति का आकलन किया जा सकता है, कहाँ वो ऊपर जा रहा है, कहाँ उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, किसमें कमी हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ उसका एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं, मतलब कि आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। ये सभी सारी चीजें हैं जो पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण के स्मृति स्तर पर मुख्य रूप से किस मानसिक प्रक्रिया का उपयोग होता है। आलोचनात्मक चिंतन,
प्रत्यय स्मरण, रिकॉल और धारणा, रिटेंशन, समाधान, समस्या समाधान या सृजनात्मकता। स्मृति स्तर, ठीक है। टीचिंग जो है, टीचिंग का पहला स्तर स्मृति है, लर्निंग। किसने दिया था दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। सही उत्तर क्या होगा? देखिए, स्मृति स्तर की बात कर रहा है मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी में क्या होगा दोस्तों? किसी भी चीज को आप रिकॉल करेंगे, किसी भी चीज को आप याद करेंगे, रिटेंशन करके रखेंगे, धारण करके रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। रिकॉल और धारणा मानसिक प्रक्रिया का ही क्या हो रहा है, इसमें उपयोग हो रहा है। और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का ये पहला आपका लेवल है। किसने दिया था दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, प्रतिपादित किया था मेमोरी लेवल की। और क्या बताया था इन्होंने? कुछ मतलब जो कुछ विशेषता बताई थी, जैसे कि रटने पर आधारित होता है, इस पर फोर्स किया है ना, रिटेंशन रखना है, रिटेंशन करना है और आपको रिकॉल करना है। ये सभी चीज़ें स्मृति लेवल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, क्रेथवॉल के भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन के सोपानों का सही क्रम क्या होता है? ऑप्शंस देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा? रिसीविंग करेंगे, जिसको बोलते हैं आग्रहण। कहाँ दिख रहा है? ये हो गया। ग्रहण करेंगे सबसे पहले किसी उद्दीपक या आपका जो सूचना उसके प्रति जो बुनियादी जागरूकता है उसको मतलब ध्यान देंगे, उसको दिखाएंगे यहाँ पर, है ना। क्लास में जैसे शिक्षक की बात को ध्यान से सुनना। रिसीव करेंगे, रिसीविंग। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? रिसीविंग हो जाएगा। रिसीविंग के बाद आप दूसरे स्टेप में कहाँ जाएंगे दोस्तों? आप रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ चीज़ सुनेंगे तब आपको क्या आएगा? रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्डिंग मतलब क्या हो गया? प्रतिक्रिया या अनुक्रिया भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग हो गया। तीसरा आपका हो गया दोस्तों मूल्य का निर्धारण करना, जिसको बोलते हैं वैल्यूइंग करना, है ना, अनमूल्यन करना। वैल्यूइंग हो गया इसका, ठीक। चौथा हो जाएगा अपन उसको ऑर्गेनाइज करेंगे दोस्तों। पहले भी इसको मैं शायद आप लोगों को लास्ट वीडियो में कराया था। ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, संगठन या व्यवस्थान करेंगे, व्यवस्थापन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वो देख आपका हो जाएगा चरित्रीकरण करना, कैरेक्टराइजेशन करना, है ना। कैरेक्टराइजिंग करना होता है दोस्तों, जिसमें मूल्यों को अपने चरित्र या स्थायी हिस्सा बना लेते हैं और जिससे व्यक्ति का पूरा व्यवहार और जीवन शैली उसी मूल्य के अनुसार संचालित होता है। तो ये जो है दोस्तों डेविड जो आपके क्रैथवॉल हैं उनका जो प्रतिपादित किया गया भावात्मक क्षेत्र इफेक्टिव डोमेन था दोस्तों। और इसके आपके कितने स्तर हैं? मतलब जो है जो स्तर जो है ना, आपका हमेशा याद रखना है कि सरल से जटिल की ओर जा रहा है, सरल से जटिल की ओर जाएगा, निम्न से उच्च की ओर जा रहा है। रिसीव करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, वैल्यूइंग करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, देन आपका कैरेक्टराइजिंग करेगा, जिसको बोलते हैं चरित्रीकरण करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गगने के अधिगम पदानुक्रम, ठीक है, लर्निंग हायरार्की में अवधारणा अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग किस स्तर के बाद आता है? देखिए ये सब बार बार क्वेश्चंस कराने का मतलब यही है, आगे पीछे ऊपर नीचे कराने का, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनता है दोस्तों। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का आएगा, गगने का आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे का आएगा, आपका क्रैथवॉल का आएगा। इसको ध्यान से करते चलिए, इसीलिए ठीक है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जो लोग भी बाय कर रहे हैं उनको, तो उनके पास तो नोट्स अपने आप बनते चल रहे हैं, तो लोग बार बार रिवीजन करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अवधारणा अधिगम बोल रहा है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट लर्निंग किस स्तर के बाद आता है बोल रहा है कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो आपको मैं पहले बताया था, सबसे पहले क्या था दोस्तों? सब ये फर्स्ट स्टेप था, सिग्नल संकेत अधिगम। दूसरा आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब हो गया उद्दीपक अनुक्रिया, इसमें नहीं दिया है। सेकंड याद रखेंगे आपका उद्दीपक, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक। तीसरा जो हो गया आपका, जिसको बोलते हैं चेनिंग करना। तीसरा कौन सा है आपका? थर्ड जो है आपका चेनिंग करना। चेनिंग मतलब हो गया आपका श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला वाला। चौथा बताया था आपको वर्बल, वर्बल एसोसिएशन। फोर्थ है वर्बल एसोसिएशन, मतलब कि आपका हो गया शाब्दिक सहचर अधिगम, ठीक। और पांचवा जो है आपका वो है आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हो गया विभेदीकरण अधिगम, ठीक। तो यहाँ पूछा है कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या बोल रहा है दोस्तों? किस स्तर के बाद आता है? तो ये पांचवा जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके बाद ही आपका सिक्स्थ वाला जो आएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग आएगा, ठीक। तो आपका इससे पहले कौन आ रहा है पूछ रहे हैं किस स्तर पर के बाद आता है? तो आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब विभेदीकरण, मतलब ऑप्शन नंबर बी मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। सातवां भी आपका इसमें एक और पॉइंट था, हम आपको बताया था कि एक तो रूल लर्निंग होता है, रूल लर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल लर्निंग भी बोलते हैं। और आठवां जो था दोस्तों वो आपका था प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। याद रखेंगे ये आपका गगने के अधिगम पदानुक्रम अवधारणा में, है ना, पदानुक्रम हायरार्की लर्निंग में आपके 8 इसके स्टेप्स थे दोस्तों, 8 लेवल थे। पहला आपका सिग्नल लर्निंग, दूसरा स्टिमुलस लर्निंग, थर्ड चेनिंग, आपका चेनिंग लर्निंग, फिर फोर्थ वर्बल एसोसिएशन, फिफ्थ आपका हो गया डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, सिक्स्थ है कॉन्सेप्ट लर्निंग, सेवन्थ आपका रूल और एट्थ हो गया आपका कौन सा? प्रॉब्लम सॉल्विंग,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किशोरों में अहम केंद्रित सोच एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म का क्या अर्थ होता है? वे दूसरों की परवाह नहीं करते, वे मानते हैं कि हर कोई उन्हें ही देख रहा है और उन पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। काल्पनिक दर्शक, वे बहुत स्वार्थी होते हैं, वे कभी स्कूल नहीं जाना चाहते। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, वह मानते हैं कि हर कोई उन्हें देख रहा है और उन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, जो आपके एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म है ना, किशोर अहम केंद्रवाद बोलते हैं जिसे। ठीक है, बच्चों के भीतर एक विशेष प्रकार की सोच विकसित होती है। काल्पनिक दर्शक बोलते हैं इसको, वह मानते हैं कि हर कोई उन्हें ही देख रहा है और उन्हीं पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब आप किशोर अवस्था में थे तो आप भी इस स्टेज से गुजरे होंगे। किशोर को ऐसा लगता है कि वह एक मंच पर और आसपास के सभी लोग जो उसके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, टीचर हैं, कोई भी हैं, उन्हीं को ही देख रहा है और उनके जो क्या है दोस्तों, पहनावे, उनके बालों, उनके व्यवहार पर ही ध्यान दे रहे हैं, है ना। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, है ना, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, चेहरे पर मान लीजिए एक छोटा सा आपका पिंपल आ जाता है ना, तो किशोर को क्या लगता है, जो जो इस एज के व्यक्ति हैं उनको क्या लगता है उसकी उसका मजाक उड़ा रहे हैं अगर कोई देख लिया तो। इसी वजह से खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्शियस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप एडल्ट हो जाएंगे तो अब एक पिंपल के आपके में 4 पिंपल आएगा तो आप उतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो ये सब बातें हैं जो आपके अहम केंद्रित सोच को बताती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वनियमित अधिगम सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग का मुख्य घटक क्या होता है? शिक्षक द्वारा निरंतर निगरानी गलत, छात्र द्वारा अपने स्वयं के अधिगम के लक्ष्यों को निर्धारित करना, निगरानी करना और मूल्यांकन करना ही इसका सही उत्तर है दोस्तों। सेल्फ रेगुलेट लर्निंग क्या होता है दोस्तों? जिसमें सेल्फ मॉनिटरिंग भी आता है, सेल्फ इवैल्यूएशन भी आता है, आत्म निगरानी करता है इसमें। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, है ना, जो आपके शिक्षार्थी हैं, जो आपके एडल्ट हैं, वो ये मुख्य रूप से काम करते हैं सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, जिसके माध्यम से आपका छात्र है या व्यक्ति है जो अपनी सीखने की प्रक्रिया को खुद नियंत्रित और प्रबंधित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग कक्षा में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाएगा? अधिक ज्ञान केंद्रों को सक्रिय करके अधिगम को अधिक स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। आप देखेंगे ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करके काफ़ी देर तक चीज़ें आपकी रिटेंशन रहती है दिमाग पर। यदि आप ध्यान से देखेंगे किसी भी चीज़ को तो वो आपके दिमाग में रहता है दोस्तों। टीचर अगर आपको डायरेक्टली लेक्चर देगा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसी चीज़ को आपको बोर्ड में बना करके दिखाएगा तो वो आपके दिमाग पर बैठा रहता है काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, तो अधिक ज्ञान केंद्रियों को सक्रिय और करके अधिगम को अधिक स्थायी बनाता है और साथ ही साथ प्रभावी भी बनाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? शिक्षक का निरंकुश और कठोर व्यवहार गलत है तो। दूसरा, शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार और संज्ञानात्मक स्थिरता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, है ना। शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, उसको पूरा अधिकार भी होना चाहिए, उसको सब्जेक्टिव नॉलेज भी होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ उसका संवेगात्मक स्थिरता जिसको बोलते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी वो भी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से कैसी होती है? एक तानाशाह के रूप में, एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता फैसिलिटेटर और मित्र के रूप में, बिल्कुल सही बात है। एक मुख्य दर्शक नहीं भाई, एक परीक्षक जो केवल कमियां निकालता है, गलत बात है। देखिए प्रोजेक्ट मेथड आपका चाइल्ड सेंटर मेथड के अंतर्गत आता है, जिसमें चाइल्ड जो है मुख्य रूप से कार्य करता रहता है। इसमें मुख्य रूप से वही आपके प्रोजेक्ट को काम करेगा। टीचर सिर्फ और सिर्फ आपका काम करेगा, मार्गदर्शक या आपका फैसिलिटेटर का ही काम करता है या मित्र का काम करता है, एक सुझाव देता है सिर्फ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अतुल्यकालिक एसिंक्रोनियस ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? लाइव जूम क्लास, रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यान, ईमेल और चर्चा मंच, लाइव चैट या आमने सामने की बैठक। सही तरह दोस्तों, रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यान, ईमेल और चर्चा मंच। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो आपका अतुल्यकालिक एसिंक्रोनाइज जिसको बोलते हैं, एसिंक्रोनाइज ऑनलाइन माध्यम से रिकॉर्ड किए गए जो वीडियो है ना, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, ईमेल हो गया, चर्चा हो गया, मंच हो गया, डिस्कशन फॉर्म्स हो गया, जहां आपका शिक्षक और छात्र एक ही समय पर रियल टाइम ऑनलाइन उपस्थित नहीं होते। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी सामग्री को देख करके पढ़ सकता है। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, आपके पास जैसे समय मिलेगा आप उसको पढ़ रहे होंगे अभी वर्तमान में, है ना। कोशिश हमारा यही है कि हम डेली सुबह 11:11 में AM में आप लोगों को न्यू क्लास, डेली क्लास अपलोड कर दें। आप लोग उसे देख सकते हैं 11:11 में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम डिले हो जाते हैं, मतलब किसी कारणवश समय पर हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता मैं, तो समस्या क्रिएट हो जाती है। आप लोग बोलते हैं सर वीडियो क्यों नहीं आया, तो थोड़ा इंतजार करिए, हो सकता है शाम तक वीडियो आ जाए। जैसे आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, या मान लीजिए उस दिन कुछ समस्या आ गया, इमरजेंसी आ गया मेरे को, है ना, मेरा भी वर्क बिजी रहता है दोस्तों, तो उस दिन मान लीजिए स्किप हो गया तो नेक्स्ट दिन वीडियो आपको जरूर से आएगा। तो धीरज बना के आप लोग पढ़ते चलिए, आपकी कोर्स पूरी कंप्लीट होगी अकॉर्डिंग टू योर यूनिट।
ठीक है। और जो लोग भी PDF लिए हैं उनको भी पूरा PDF दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए। जितने भी अभी 200 से अधिक लोगों ने 200 प्लस लोगों ने PDF बाय किया उनको पूरा PDF दिया जाएगा, जितना मैं क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। और मेरा पूरा प्रयास है कि आपका यहाँ पर CG सेट का पेपर 1 बहुत अच्छा जाए। मेरी तरफ से आपके लिए 100% एफर्ट रहेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं 45 प्लस आपसे, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ ऐसे 45 प्लस प्रश्न आपसे बने, 90 प्लस आप स्कोर करें इसमें, ठीक है। तो जो लोग भी PDF लिए हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि यदि क्लासेस लेट होती है या PDF उस दिन नहीं दे पाते हैं तो आप धीरज बना के पढ़ते चलिए। हर दिन आपको एक एक PDF दिया जा रहा है, इसके माध्यम से आप लोगों का छोटी छोटी आपकी बेस तैयार होते जा रही है, छोटी छोटी आपका कार्य कंप्लीट होते जा रहा है। डेली की मैं एक ही बार में आपको इकट्ठा PDF दे दूंगा तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, ये वही वाली सिद्धांत पे काम चल रही है दोस्तों। धीरे धीरे आपका सिलेबस कंप्लीट होते चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट शर्ते आप लोग रिवीजन जरूर से करते चलिएगा। जो लोग भी PDF खरीदे उनको बोल रहा हूँ मैं कि आप एक बार वीडियो देख लिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्या है, दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको समय उतना ही ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए 50 वीडियो में आपको लेके आता हूँ तो मान लीजिए 50 घंटे आप कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग या तो प्रिंट करा लिया या फिर मोबाइल के माध्यम से बार बार आप लोग उस PDF के माध्यम से रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखना है दोस्तों। मूल्यांकन में व्यापकता जो होता है कम्प्रिहेंसिव, इसका अर्थ क्या होता है? कम्प्रिहेंसिव बहुत बड़े आकार का प्रश्न तैयार करना गलत बात है। छात्र के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा तीनों पक्षों के विकास का मूल्यांकन करना, या परीक्षा में केवल निबंधात्मक प्रश्न पूछना, या पूरे पाठ्यक्रम को एक ही दिन जांचना, ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों, ठीक है। देखिए कम्प्रिहेंसिव जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है? छात्र के जो आपका समग्र या आपका सर्वांगीण विकास का आंकलन करना होता है। इसके अंतर्गत आपका जो केवल किताबी या आपका शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं आता, बल्कि जो छात्र के जो व्यक्तित्व है उसके सभी जो गैर शैक्षणिक पहलू उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। मतलब आपका स्कॉलस्टिक भी आएगा और साथ ही साथ नॉन स्कॉलस्टिक भी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। शैक्षिक भी आएगा और आपका सह शैक्षिक चीज़ें भी आएंगी। शैक्षिक मतलब क्या है? कक्षा में जो पढ़ाया जाने वाला विभिन्न विषय हो गया, जैसे गणित विषय हो गया, विज्ञान, भाषा आदि, छात्र के समझ और ज्ञान के मूल्यांकन होता है इसमें। और सह शैक्षिक मतलब को स्कॉलिस्टिक, जिसमें उसका शारीरिक क्षमता, मानसिक विकास, उसकी रुचियाँ किस में है, उसका इंटरेस्ट किस में है, खेल कूद, अनुशासन, व्यक्तिगत गुण जो होता है, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणा तीनों बच्चे के विकास का मूल्यांकन होता है। सर्वांगीण आपका मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम लोग कूट वाले प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो अभी व्यापम का ट्रेंड में चल रहा है। तो कूट वाले जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्लास नंबर 6 में, ठीक है। देखिए क्लास आज थोड़ी लेट हो गई या स्किप हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन डेली क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लाने का पूरा प्रयास करूँगा। 11:11 में सुबह मैं आप लोगों के लिए हर दिन क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, जिनको भी PDF लेना है प्रयास करिए आप 31 जुलाई 2026 तक परचेस कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। 3999 रुपीज़ इसका प्राइस है। 8962530503 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको PDF दे दिया जाएगा। PDF से आपका बहुत अच्छा तैयारी हो सकता है, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो में तो आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ कि आपके पास PDF रहेगा या प्रिंट रहेगा उस चीज़ का, तो आप लोग उसको बार बार पलटा सकते हैं। पलटाने में समय कम लगेगा। अगर आप शुरू लेक्चर से क्लास नंबर 1 से पढ़ते चलेंगे और आने वाले में कम से कम 50 क्लासेस में आपको दूंगा, तो आप लोग बाद में फिर रिवीजन करने बैठेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। या तो आपको वीडियो को देख करके 1 घंटे तक नोट्स बनाइए, या फिर आप लोग PDF खरीद लीजिए। एक मोबाइल रिचार्ज के प्लान पर ही आपका रेट रखा गया है दोस्तों 399 रुपीज़। और ये भी 399 रुपीज़ सिर्फ मैनेजमेंट लोगों को जाता है, जो लोग टाइपिंग करते हैं, जो लोग एडिटिंग करते हैं, जो लोग आपका कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जिन लोगों आपका यहाँ पर PDF बना रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो 399 रुपीज़ चार्ज है ओनली। और काफ़ी लोग कहते हैं सर फीस कम कर दीजिए, तो देखिए आप लोग मोबाइल रिचार्ज 399 का कराते होंगे, 359 का कराते होंगे, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। लेकिन ये आने वाले जो 2 महीना है, ये 2 महीने में आपको सेट निकालना है दोस्तों। तो ना ही आपको सोचना चाहिए कि मैं कोई बुक खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, ये बुक 500 की है। अपने पढ़ाई पर, अपने स्वास्थ्य पर आप जितना ज़्यादा लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलेगा, आपका स्वास्थ्य दोबारा सही नहीं होगा सही। इसलिए अपनी जो पढ़ाई, आपका करियर है, उस पर आप लोग जितना भी पैसा लगाएंगे, जितना भी खर्च करेंगे, वो किफ़ायती ही रहेगा दोस्तों। याद रखेंगे, चाहे कोई भी कोचिंग का आप ले रहे हैं, या कोई भी बुक एक्सेस कर रहे हैं, या कॉपी खरीद रहे हैं, या बुक खरीद रहे हैं, या फिर जैसे PDF खरीद रहे हैं, जो भी आपके चीज़ें भविष्य का निर्माण कर सकती हैं, अच्छा निर्माण कर सकती हैं, उस पर आपको सोचना नहीं चाहिए, ना ही आपको इसमें बार्गेनिंग करना चाहिए। बहुत ही स्मॉल प्राइस कर दिया मैंने, बहुत ही लिटिल प्राइस, एकदम 399 रुपीज़। ये आपका एक मोबाइल रिचार्ज के प्लान के समान है।
है ना। अन्य कोचिंग में जाएंगे तो आपको 3,000 5,000 रुपये पेपर वन के लिए रखा गया है। मैं यहाँ कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे जो एडिटिंग चार्जेस लगता है उसी का ही शुल्क ले रहा हूँ दोस्तों। वो भी उन लोगों के लिए जो लोग PDF लेना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग प्रेशराइज नहीं है, वीडियो में आप लोगों के लिए दूंगा, आपकी स्वेच्छा है, आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि आप लोग अपने पढ़ाई पे जो खर्च कर रहे हैं वो हमेशा अच्छा ही है, ठीक है। उसके लिए सोचना नहीं चाहिए कि बुक ले रहे हैं, नहीं लूँ, इस बुक को इतना महंगा है, 600 रुपये का बुक है, 500 रुपये का बुक है। अरे भाई, आपका भविष्य उससे बन सकता है अच्छा, है ना। अभी 2 रुपये खर्च कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, गलत चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ और चीज़ें पार्टी कर रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, या मान लीजिए बाइक खरीद रहे हैं, स्कूटी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, ये सब अनावश्यक है। अभी आपका करियर बनाने का समय है, तो आप लोग छोटी छोटी चीज़ों जो चीज़ें हैं, बुक्स हो गए या PDFs हो गए या कहीं और से आप कुछ पढ़ रहे हो, उसके लिए सोचिए मत ज़्यादा। ना ही आप अपने खाने पे कंजूसी करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। मन से खाइए, दिल खोल के खाइए, अच्छे से खाइए। आफ्टर ऑल स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी होती है और आपका करियर ही आपका जीवन बनाता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। मिलेंगे 11:11 में AM में, ठीक है।